आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं लॉ एंड इथिक्स का, ठीक है, पेपर सॉल्यूशन 2024। इसके पहले हम पेपर सॉल्यूशन 2024 का हिंदी मीडियम का करा चुके थे। ये आपका पोर्शन है लॉ एंड इथिक्स का, ठीक है, ये इंग्लिश पोर्शन है, ठीक है। इसके पहले हिंदी मीडियम करा दिए थे, बचा था हमारा इंग्लिश पोर्शन। तो इंग्लिश पोर्शन को अभी इस वीडियो में हम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक। यानी लॉ एंड इथिक्स के पेपर की कोड की बात की जाए तो 26/0/11 है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें आप जानते हैं। सीधे मेन मुद्दे पर हम पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे। क्या लिख रखा, पार्ट ए, यानी टोटल 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए बी सी होता है। तो पार्ट ए में 6 क्वेश्चन करने रहते हैं किन्हीं 7 में से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिख रखा डिफाइन एंड क्लासीफाई सेल ऑफ ड्रग्स एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और यानी रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो दवाइयाँ जो बेची जाती उसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर क्लासिफिकेशन के बारे में बताना पड़ेगा आपको, ठीक। तो क्या कैसे इनके बारे में ध्यान से सुनिए। लिख रखा है, पहले देखते हैं सेल ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को सेल करना क्या कहलाता है। जैसे कहीं से आप खरीद के लाए, क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या किया जाए भाई, लाइट नहीं है, प्रेजेंट टाइम में आंधी तूफान आ गया है, ठीक है। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी बट लेट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। आधा घंटा लेट हो गया। अब इसकी तरह से मैनेज कर दिया, ये के लिए दिख रहा होगा, ठीक है। अब फ्लैश भी जला के क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। इसमें लिखा सेल ऑफ ड्रग्स क्या होता है, ठीक है। तो जैसे दवा को बेचना ही क्या कहलाता है, सेल ऑफ ड्रग्स कहलाता है, ठीक। अब ये दवा का कैसे, जैसे किसी आप दुकान खोल दिए किसी रिटेलर शॉप से अथवा बड़ी दुकान से खरीद के लेकर आए, ठीक है। खरीद के लेकर आए तब आप बेच रहे हैं, उसी को सेल ऑफ ड्रग्स बोलते थे। क्या लिखा, सेल ऑफ ड्रग्स इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर। मतलब क्या कर रखा, सेल ऑफ ड्रग एक ऐसा प्रोसेस है जब मैन्युफैक्चर होता है, यानी कंपनियों में जब बनाया जाता है, कंज्यूमर तक जो पहुंचाया जाता है, उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, सेल ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां किसी बड़े बड़े होल सेलर को देंगे, फिर रिटेल शॉप पे आएगा, रिटेल शॉप कंज्यूमर को देंगे, तो उसी को सेल ऑफ ड्रग्स बोला जाता है, ठीक। लिखा है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइसेंस इशू फॉर द होलसेल एंड रिटेलर शॉप ऑफ द ड्रग्स होती। मतलब आपको दवाइयाँ बेचनी होलसेल के लिए अलग तुम्हारे पास लाइसेंस होता और रिटेल के लिए अलग यानी लाइसेंस होता है। तो ये हो जाएगा सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में। इसे फर्दर 2 में क्लासिफिकेशन किया गया। 2 में क्लासिफिकेशन मतलब क्या हो गया, देखा जाए तो दुकानें 2 तरह की होती। कहते हैं चलो होलसेल के लिए खरीदना है, होलसेल मतलब वो बल्क में किसी भी चीज़ को, जैसे पैरासीटामॉल देखेंगे तो 1 गत्ता 2 गत्ता 10 पत्ता 20 पत्ता 10 पत्ता 4 पत्ता 8 पत्ता ऐसे देगा, तो उसको होलसेल बोला जाता है। रिटेलर मतलब जैसे कहेंगे 1940 के तहत देखा जाए तो 2 में क्लासिफिकेशन किया गया। रिटेल सेल ऑफ द ड्रग्स होते हैं, दूसरा होल सेल ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। तो यानी रिटेल सेल में क्या होता है, रिटेल सेल में रिटेलिंग ऑफ शॉप इज डन बाय द थ्रू द शॉप। मतलब इस पे हम कंज्यूमर क्या कर देता, शॉप से खरीद लेता, मतलब किसी दुकान से खरीद के और आराम से बेचता है, ठीक। होलसेलर में क्या होता है, ए होलसेलर विद द वैलिड ट्रेड ऑफ लाइसेंस होता है, उसके पास बहुत सारा चीज लाइसेंस रखा जाता है। एंड अप्रोच द ड्रग्स मैन्युफैक्चर फॉर सप्लाइंग, ठीक है, मेडिसिन फॉर द सेलिंग टू रिटेलर। मतलब क्या कर देते हैं, ये होलसेल करते क्या, किसी बड़ी कंपनियों से डील करते हैं, ठीक है, बड़ी कंपनियों से डील करते हैं और आपको दवा प्रोवाइड कराते हैं। और ये सब कोई भी चीज़ होलसेल में कोई भी बंदा ड्रग्स बेचता है तो उसको बल्क में बेचने का काम दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपके बारे में। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ था। सबसे पहले क्या करना, सेल ऑफ ड्रग्स के बारे में बताना था, फिर क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। रिटेल शॉप को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो रिटेल शॉप ऑफ ड्रग्स के बारे में यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं। अब रिटेलिंग क्या होता है, रिटेलिंग होता क्या कि आप छोटी सी दुकान खोल दिए, किसी होलसेलर दुकान से लेकर आए, खरीद के आप लेकर आए, फिर आप धीरे धीरे पेशेंट को अथवा कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो रिटेल हो जाएगा। रिटेल ऑफ ड्रग्स इज ए डन, यानी डन शॉप एंड बाई वेंडर। मतलब क्या कर देते हैं, वेंडर से आते, वेंडर मतलब जो एमआर होते हैं, उनसे आप खरीदते हैं, धीरे धीरे बेचते हैं। सर्टेन इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर, ठीक है, बेसिक फॉर डिटेल सेलिंग ऑफ द ड्रग्स आर गिवन बिलो। मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ बेच सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शेड्यूल की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, ठीक। जैसे आप लाइसेंस अभी बनवाने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा किस शेड्यूल की ड्रग्स आप बेचना चाहते हैं,
तो लिखा है रिटेल सेल फ्रॉम यानी फ्रॉम शॉप, शॉप से कैसे खरीद सकते हैं। पहले दे रखा फैसिलिटेड एज पर शेड्यूल एन, मतलब क्या कर देते हैं, ऐसा चीज़ आपको लेना है जिसमें शेड्यूल एन की दवाइयाँ अंतर्गत आती हैं। परचेज ओनली फ्रॉम द लाइसेंस होल सेलर, मतलब क्या कर देते हैं आप होल सेलर में क्या कर सकते हैं, यानी अभी जो होता क्या, होल सेलर से खरीद के परचेज करके आप धीरे धीरे बेचेंगे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नो सेल ऑफ स्पेसिफिक ड्रग, मतलब कुछ ऐसी स्पेशल ड्रग्स होती है जो आप रिटेल शॉप में नहीं बेच सकते हैं। सेपरेट लाइसेंस फॉर शेड्यूल C1 और यक्स ड्रग्स, मतलब आपको जैसे मान लेते रिटेल शॉप खोल दिए तो जनरल दवाइयाँ आप बेच सकते हैं, बट आपको शेड्यूल C और C1 तथा यक्स कैटेगरी की दवा आपको बेचनी पड़ेगी, तो इसके लिए स्पेशल आपको एक ठीक है लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक, ये हो जाएगा। प्रॉपर आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है, और रजिस्टर फार्मासिस्ट होना कंपलसरी है। प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब कितनी दवाइयाँ आप बेचे, कौन सी दवाइयाँ किसको दी, ये सब आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा प्रोसीजर फॉर सेल परचेज स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, मतलब देखा जाए तो किस प्रोसीजर से आप दवा को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और कैसे दवाइयाँ रख सकते हैं, उसके लिए शेड्यूलिंग बनाई गई है। डिस्पेंसिंग तथा कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, आपको पास रिटेल शॉप यदि खोले हैं तो आपके पास डिस्पेंस करने की यानी जगह होनी चाहिए, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स होनी चाहिए। सेल ऑफ ड्रग्स यस इन यच ड्रग्स, मतलब शेड्यूल के अंतर्गत यानी किस, आप देखिए ऑलरेडी तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारे पास लिखा है सेल ऑफ शेड्यूल यक्स और यच ड्रग्स के अंतर्गत जो भी दवाइयाँ आती है इसको आपको रखना पड़ेगा, ये सब प्रोसीजर करना पड़ेगा। सप्लाई सेल ऑफ कैसे हो आप सब लोग, ठीक है, आप फार्मेसी स्टूडेंट एक ही बकवास ज़्यादा करेंगे भाई ना, ठीक है, तो आप शांति से केवल बढ़िए भाई, ठीक है, नंबर वगैरह कैसे चीज़ें ये सब मत मांगिए अब भाई। सप्लाई इस यानी लिखा सेल ऑफ शेड्यूल C ड्रग्स, मतलब शेड्यूल C की ड्रग्स आप सेल कर सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ ड्रग्स, मतलब क्या होगा, जो भी तुम्हारे पास है ड्रग्स परचेज कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, किस दुकान से ला रहे हैं ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। स्टोरेज ऑफ वेटनरी मेडिसिन, आप मेडिसिन यानी वेटनरी मेडिसिन भी आप स्टोरेज कर सकते हैं, तो ये आपके सामने हो जाएगा प्रोसीजर। अब मान लेते हैं कोई होलसेल रिटेलर वगैरह है, अब इन सबको यानी फॉलो नहीं करता, बिना लाइसेंस का दवाइयाँ बेच रहा है, जैसे शेड्यूल कुछ है, शेड्यूल कुछ की दवाइयाँ बेच रहा है, तो उस पर ऑफेंस एंड पेनल्टी कितनी लग सकती है, तो उस पर्सन को सेल तथा स्टॉकिंग एग्जीबिशन ऑफ द ड्रग्स विच कैन द यानी कॉजेज डेथ, मतलब क्या कर देते हैं, अभी रिटेल तथा होल शॉप खोल लें, किसी पर्सन की किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो आपको 5 साल की जेल तथा 10,000 जुर्माना लगेगा, दोनों लगेगा। सेल तथा स्टॉकिंग यानी सुपीरियर ड्रग, कोई सुपीरियर ड्रग्स यदि आप बेचते हैं, जैसे ख़राब दवाइयाँ जैसे कुछ शेड्यूलिंग होती है ना जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते, यदि आप उसे बेचते हैं तो 1 से लेकर 3 साल तक जेल हो सकती है और 5,000 फाइन लगेगा। ठीक, फॉल्स वारंटी टू परचेजर, मतलब क्या कर देते हैं किसी पर्सन से वारंटी ले लेते हैं कि हमारा दावा है कि ठीक हो जाएगा और ठीक नहीं हो सकता, तो वो यदि क्लेम कर देगा तो आपको 1 साल की जेल तथा 5,000 का फाइन लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में हमने बता दिया। सेल ऑफ ड्रग्स क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, डिटेल्स आपको हमने डिटेल में कंप्लेन यानी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम कहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा, पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में। इसमें क्या दे रखा है, पहले पूछ दिया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट 1970, मतलब पेटेंट होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा जी, यानी प्रोसीजर टू गेट पेटेंट, यानी कौन सा प्रोसीजर जिससे आप पेटेंट हो सकते हैं। तो समझिए पेटेंट एक्ट क्या होता, अभी पेटेंट समझिए क्या होता। फॉर एग्जांपल हम आपको एक पेन दिखाते हैं, ठीक है, अब ये हम आपको पेन एक दिखाते हैं तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए ये हम यानी आपके पास पेन है, पेन पे क्या लिखा, यूनोमैक्स जेल, ठीक है, यानी पर जेल्ट्रॉन पर्ल से रखा। अब ये देखा जाए तो इसको हमारी कंपनी, कौन है कंपनी का नाम, यूनोमैक्स, ये पेटेंट करवा ली, कोई अदर बंदा इसको नहीं बेच सकता अथवा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। बेच तो सकता, हर दुकान बेच सकते हैं। अब तुम सोचो हूबहू सेम टू सेम ऐसे हम कॉपी कर दे तो कॉपीराइट आ जाएगा और आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसे दवाइयाँ भी होती हैं, ठीक है, कोई बंदा क्या कर देता, पेटेंट अपने नाम से 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के लिए पेटेंट करा लेता। अब जब पेटेंट करा लिया है तो वही मैन्युफैक्चर करेगा, वही सेल करेगा, कितनी क्वांटिटी में मैनेज करना, ये सब कुछ उसी के हाथ में रहेगा। ठीक, तो अलग अलग दवाइयाँ की अलग अलग
यानी पेटेंट होता है, जैसे सिप्ला हो गया, ठीक है, वो सारी मैनकाइंड्स हो गए, सब अपना अपना काम करती हैं। तो पेटेंट क्या होता है? एन ऑफिशियल document that the guaranteed exclusive right to make use and sell of invention to the inventor, ठीक है, इन्वेंटर इज नोन एज ए पेटेंट बोला जाता है। कहने का मतलब पेटेंट होता क्या है? आपको राइट टू मेक मतलब कैसे यूज करना है, कैसे सेल करना है, सब कुछ आप रजिस्टर करवा लेंगे, उस दवा को पेटेंट दवा बोला जाएगा। ठीक, वो पेटेंट मतलब एक कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है, उसको कोई हूबहू कॉपी नहीं कर सकता है। ए पेटेंट इज ए राइट यानी ग्रांटेड बाई ए गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू एक्सक्लूसिव अदर फ्रॉम द यानी इमिटिंग मैन्युफैक्चर यूजिंग सेलिंग और इन्वेंशन इन क्वेश्चन फॉर द कमर्शियल यूज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड इन ए बिजनेस वर्ड। मतलब क्या कह रखा है? पेटेंट देखा जाए तो राइट गारंटेड मैन्युफैक्चर को मेंटेन करना, यूजिंग कहाँ करना है, सेलिंग कहाँ करना है, ये सब कुछ को कमर्शियल लेवल पे आप मेंटेन करेंगे, जिसके नाम से पेटेंट रहेगा। वो बंदा मैन्युफैक्चर कितना हमें मैन्युफैक्चर करना, कितना सेल करना, कितना दाम बढ़ाना, ये सब कुछ मैनेज वही कंपनी करेगी, जिसके नाम से पेटेंट रहता है। अब पेटेंट हो जाता तो बड़ी खतरनाक, जैसे कोको कोला आप सुने होंगे, ठीक है, ये तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक का नाम है, ठीक है, ये देखा जाए तो पेटेंट हो गया, ठीक। अब उसकी कॉपी कोई करे तो सब कॉपीराइट आ जाएगा इस पे। जानते हो 3 ब्रदर्स हैं, 3 लोग हैं, ठीक है, 3 ब्रदर्स नहीं 3 लोग हैं एक्चुअल में। कोको कोला का एक्चुअल फार्मूला एग्जैक्ट फार्मूला जानते हैं, ठीक। अब उनमें पेटेंट हो गया, तीनों आदमी एक साथ यात्रा नहीं कर सकते, लग बाई चांस कहीं तीनों मर जाए एक बार तो पूरी कंपनी डूब जाएगी, ठीक। उनका इशू यानी पूरा एक वेब लिखा गया है, ठीक है, मतलब पेज पे लिखा गया है, तो ये पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट के एक्चुअल में काम क्या होता? इट क्रिएट द मार्केट वेरिएबल, मतलब ये क्या कर देते हैं? मार्केट में एक बैरियर क्रिएट करते हैं कि अदर कॉम्पिटिटर वो सेम टू सेम कॉपी करके तो नहीं चल पाएगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी। इंश्योर रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी ऑन लाइसेंसिंग ऑफ पेशेंट टू थर्ड पार्टी, मतलब क्या होगा? किसी थर्ड पार्टी को आप देना चाहते हैं तो विदाउट लाइसेंस का नहीं देना चाहेंगे। पेटेंट आपका लाइसेंस बन गया, कोई दूसरा पर्सन करेगा तो उसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी पे आप क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक। तो उस दवा को रेगुलेट करना सब कुछ आपके हाथ में रहेगा। पेटेंट आर गारंटेड फॉर, किसके लिए गारंटेड होता है? सबसे पहले देखा जाए एनी इन्वेंशन, मतलब प्रोडक्ट का पूरा पेटेंट हो जाता है, ठीक, गारंटेड हो जाता है। इनोवेशन क्या लिख रखा है? इनोवेशन या इम्प्रूवमेंट इन द एनिवेंशन, मतलब क्या कर रखा है? दवा को कब इम्प्रूवमेंट करना है, कब इन्वेंशन करना, सब आपके हाथ में रहेगा। क्या उसकी प्रोसेसिंग रहेगी, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर वगैरह सब तुम्हारे हाथ में ही रहेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारे ही हाथ में रहेगा। तो ये सब तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आते हैं। कौन? गारंटेड यानी पेटेंट हो गया, पेटेंट का फंक्शन हो गया है। अब पेटेंट एक्ट कब, ये अब एक्ट काहे लाया गया? क्यों? क्योंकि ये कई दवाइयों को कईयों लोग कॉपी कर सकते हैं, तो उस सबको मैनेज करने के लिए पेटेंट एक्ट लाया गया। पेटेंट बिल रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट ऑन कितना 19 हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं 19th, यानी 19 सितंबर 1970 को लाया गया था, ठीक है, 1970 को लाया गया था। बैरियर फ्यू सेक्शन, मतलब कुछ सेक्शन पे बैरियर लगा दिया, फोर्स किया गया ऑन तुम्हारे पास। देखो इस समय लाया गया था तो पेटेंट कोई भी करवा लिया, बट उस पर बहुत सारे फोर्सेस लगाए गए, यानी 20 अप्रैल 1972 को बहुत सारे फोर्स यानी एक्ट बैरियर लगा दिया गया कि वही बंदा ले सकता है जिसके पास ये सब सारी चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। क्या उद्देश्य है, यानी पेटेंट के एक्चुअल में उद्देश्य क्या है? पहले दे रखा टू इनकरेज रिसर्च एंड इन्वेंशन, मतलब हम रिसर्च को बढ़ावा दे सकते हैं, इन्वेंशन दे सकते हैं। टू इनकरेज इन्वेंशन, मतलब कितनी दवाइयाँ आपको इन्वेंट करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये सब कुछ आपको मेंटेन करना है। लिखा है टू गिव रिवार्ड फॉर एक्सप्री, यानी लिखा है एक्सप्रेस इन कैरेट दे रखा। अब इसमें क्या होता है? आप रिवॉर्ड देख सकते हैं, कहने का मतलब जब आपकी दवाइयाँ बढ़िया क्वालिटी की रहेंगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब ठीक है, देखिए पेटेंट जितनी दवाइयाँ बनती हैं सब ब्रांडेड होती हैं, ठीक है। टू एवॉइड रीइन्वेटिंग, मतलब कोई बंदा दोबारा रीइन्वेट नहीं कर सकता, मतलब वो बहुत सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकता। कहते हैं हमारी चीज़ का एक सेम टू सेम कॉपी कर लिया, तो ऐसा वो बंदा नहीं कर सकता है, ये उद्देश्य है। रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट, पेटेंट के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए? सबसे पहले द सब्जेक्ट मैटर शुड भी न्यू होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट न्यू होना चाहिए, नहीं कि किसी को कॉपी करके आप ही उठा कर हम पेटेंट करा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यूजफुल, और यदि पेटेंट करवा दिए हैं तो यूजफुल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी करवा देंगे,
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इट शुड बी द इन्वेंशन, मतलब अच्छा इन्वेंशन होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल फॉर अंडरस्टूड एप्लीकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ पेटेंट करा दिया और अंडरस्टूड उसे यूज नहीं कर पा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेलेबल, मतलब जैसे मान लेते पेटेंट करा दिए तो उसका दाम एकदम से आसमान पे नहीं रखना चाहिए आपको, ठीक है, यानी सेलेबल होना चाहिए। सेलेबल मतलब आराम से वो बिकने योग्य होना चाहिए, बिक्री हेतु होना चाहिए, और आराम से आदमी, कोई भी आदमी उस आराम को, ठीक है, उसे खरीद अथवा बेच सके आराम से, ठीक। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो आपके सामने ये यानी ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कहाँ चला गया, ठीक है, ये दूसरे का आंसर था। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपके सामने, राइट शार्ट नोट आट एनिमल, किसी एक पे लिखना पड़ेगा आपको शार्ट नोट, यानी एजुकेशन रेगुलेशन पे लिखना पड़ेगा या ब्रांड अथवा जेनेरिक नेम पे, जेनेरिक मेडिसिन पे लिखना पड़ेगा। तो हम किसको लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास दोनों हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में हम चलते हैं। पेज नंबर कितना है, 8 पे दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 8 पे हम आपको चल के दिखाते हैं एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। ये आपके सामने एजुकेशन रेगुलेशन दिया गया है। देखिए हमारे पास एजुकेशन रेगुलेशन पे किसी एक पे लिखना, हम दोनों बताएंगे बट आपको किसी एक पे लिखना पड़ेगा। एजुकेशन रेगुलेशन 1991 पे दिया गया है। अब 1991 पे दिया गया तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। अब एजुकेशन रेगुलेशन क्या होता है, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप डी फार्मा कर रहे हैं तो डी फार्मा को कंट्रोल कौन करता है आपके सामने, पीसीआई करती है। वो निर्धारित करते हैं कि कितना साल का कोर्स होगा, कितने स्टूडेंट होंगे, कब एग्ज़ाम होगा, कितना एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितने सिलेबस रहेंगे, कितने बुक्स रहेंगी, ठीक, कितना सब्जेक्ट रहेगा, सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी पीसीआई की होती है। तो हमारे पीसीआई को, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो डी फार्मा हो रहा तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक एक्ट लाया गया, कब, 1991 में। तो ये चेक करता क्या, विथ द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होता है, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में पीसीआई बोलते हैं, मैक एजुकेशन रेगुलेशन इन विच दे ऑफ द मेंशन मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। कौन है भाई, ठीक है, आज इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, हाँ भाई, सुबह आएगा आपका बायो केमिस्ट्री आएगा, ठीक है, तब होगा हिंदी मीडियम। तो इसमें क्या लिख रखा, विद द अप्रूवल, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए, किसमें, फार्मा यानी रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, रजिस्टर फार्मासिस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे हमारे तो डी फार्मा अपन नाम लिखवाने जाएँ तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12 पास होना चाहिए, चाहे वो बायो से हो चाहे मैथ को, वही रेगुलेट करता है, ठीक। लिखा द एजुकेशन रेगुलेशन 1991 में एडवाइस, क्या एडवाइस करता है, यानी यानी पीरियड ऑफ द थ्योरेटिकल स्टडी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब कहता है कि कितना घंटा हमें थ्योरी पढ़ना है और कितना घंटा एक्चुअल में हमें, ठीक है, प्रैक्टिकल करना है। जैसे अभी क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे आपको आधा दिन पढ़ाया जाता है और आधा दिन प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल होने के बाद आपका जब एग्जाम पूरी तरह से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर हो जाता है तो आपको 3 महीना का फिर ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब कौन रेगुलेट करता है, यही एजुकेशन रेगुलेशन ही करता है। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी टू द प्रोवाइड फॉर द स्टूडेंट, इस देखिए कोई भी तुम्हारे पास कॉलेज यदि खुल रहा तो वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल की चीज़ें, फैसिलिटी सुविधाएं भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़, टीचर प्रॉपर होने चाहिए, डेस्क होना चाहिए, सब कुछ हमें एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें प्रॉपर होगा तब यही हमारे पास देगा, नहीं तो फेल कर देगा, ठीक। अप्लीकेशन ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन टू स्टेट, मतलब ये इसका कैसे अनुप्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, सेंट्रल काउंसिलिंग शुड बी द प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट विथ द कॉपी इज द प्रोसीड एंड, मतलब क्या कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिलता है कि स्टेट लेवल पे कि इसको आप लीजिए और कॉपी करिए अपने, यानी प्रोसीड करिए कि कैसे एक्चुअल में चलाना है। डेट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी आल्सो, ठीक है, एन एनुअल रिपोर्ट इन यानी आप इट्स एक्टिविटी, कहने का मतलब क्या होगा, एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमारे कॉलेज में इतने लोग पढ़े हैं, ठीक है, इनका तुम्हारे पास ये है कि एनुअल रिपोर्ट नहीं देंगे, ठीक है, नहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मान लेते जो रजिस्टर फार्मासिस्ट हुआ है, ठीक है, जैसे फार्मेसी अब क्लियर कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं मिलेगा, ग्रीन कार्ड ही नहीं मिलेगा तो आप रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं होंगे। तो इन सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी एजुकेशन रेगुलेशन की होती है। अब ये करते क्या है, मैनेज द प्रॉपर्टी, मतलब हर एक प्रॉपर्टी को एजुकेशन कैसे कराना, सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी
ही नहीं होती। कंडक्शन ऑफ इलेक्शन, ये इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं कि यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी जो हमारे पास एजुकेशन रेगुलेशन के पीसीआई का अध्यक्ष कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब कुछ रहने का काम करते हैं। उसका पावर क्या होगा, ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की एक्चुअल में तुम्हारे पास यहाँ प्रेसिडेंट वो नहीं समझता जो देश को चलाते हैं, ऐसा नहीं, इसमें भी तुम्हारे पास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक। उसको कौन, उनकी पावर क्या होगी, इनकी ड्यूटी क्या होगी, यही डिसाइड करता है। यानी तुम्हारे पास सब्जेक्ट इन डी फार्मा इन फार्मेसी, तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। फार्मेसी यानी देखिए डी फार्मा में देखा जाए तो फार्मास्यूटिक्स होते हैं, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एचएपी और सोशल होता है। अब ये रेगुलेट कौन करता है कि फर्स्ट ईयर में इसी को पढ़ना है, यही करता है एजुकेशन रेगुलेशन। डी फार्मा सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी, कमेटी, फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, लॉ एंड एथिक्स एंड ई यानी क्या होगा, ईडीडीएम भी होता है, ठीक, ईडीडीएम भी होता है, ठीक, ईईडीएम होता है, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो वो केवल बीटीयू बोर्ड मतलब यूपी बोर्ड में ही चलता है। तो ये आपके सामने एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में दिया था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या देखा, ब्रांड तथा नेम के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ब्रांड तथा जेनेरिक नेम के बारे में बताना पड़ेगा पेज नंबर 20 के बारे में, ठीक है। पेज नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांड तथा जेनेरिक नेम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब ब्रांड नेम क्या होता है गुरुदेव, जेनेरिक नेम क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले समझिए ब्रांड नेम क्या होता है। कहते हैं यार ये ब्रांड दवाई भाई हमें कमी ना हुई। और जेनेरिक मतलब क्या कहते हैं, जैसे ये नहीं देखेंगे तो 215 की एमआरपी रहेगी, ज़्यादा 50-60 रुपये का मिलेगा, तो ये होता है जेनेरिक। ब्रांड मेडिसिन आल्सो कॉल्ड एज इनोवेटर, ठीक है, इनोवेटर ड्रग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इनोवेटर ड्रग्स बोलते हैं। ब्रांड नेम ड्रग्स आर द ड्रग्स डिस्कवर्ड बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक। आप है पेटेंट ड्रग्स, मतलब क्या करिए जो दवाइयाँ पेटेंट हो चुकी हैं उनके द्वारा ये डिस्कवर किया जाता है। अदर कंपनी आर द प्रिवेंटेड फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग दिस ड्रग, मतलब अदर कंपनी इसको क्या कर देती हैं, अपने अनुसार बेचती हैं। अलग अलग कंपनियां देखी जाए तो खोज लेती हैं और अपने आप ब्रांड बना देती हैं उसको, ठीक है। मतलब वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो सब टेस्टेड करवा के अपने आप को क्या कर देती हैं, मेंटेन करती हैं और उसे प्रेजेंटिंग करती कि कितना सेल करना, कितना प्रोड्यूस करना, ये सब कुछ जिम्मेदारी ब्रांड मेडिसिन की होती है। ब्रांड नेम ड्रग्स और पेटेंट प्रोटेक्शन होता है। पेटेंट प्रोटेक्शन मतलब जो दवाइयाँ, जैसे मान लेते कोई भी एग्जांपल, जैसे पैरासीटामॉल मान तो डोलो दे रहा है, डोलो एक कंपनी ब्रांड हो चुकी है, अब उसको कोई कॉपी करेगा तो नहीं कर सकता। डोलो नाम से पेटेंट करा लिया गया किसी आदमी के द्वारा तो वो ब्रांड बन चुका है। एप्लीकेशन एनडीए रिक्वायर फॉर द यूएस, ठीक है, यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूवल होता है कौन, ब्रांड नेम, ठीक है। मैन्युफैक्चर बाय किसके द्वारा, डेवलप, यानी डेवलप तथा मैन्युफैक्चर बाय द अन इन्वेंशन कंपनी, यानी इन्वेटर कंपनी। इन्वेटर कंपनी जो अच्छी क्वालिटी की कंपनियां रहती सब कुछ को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती हैं, वो मैन्युफैक्चर कर सकती हैं। एनिमल तथा क्लिनिकल ट्रायल इसेंशियल टू परफॉर्म, मतलब इन सब पे ट्रायल करके हमें प्रयोग में दिया जाता है ब्रांड नेम मेडिसिन के बारे में। ये कास्ट की बात की जाए तो ये थोड़ा सा महंगी होती है एज कम्पेयर टू जेनरिक मेडिसिन। तो ये ब्रांड नेम के बारे में, ब्रांड मेडिसिन के बारे में था, ठीक। और जेनरिक मेडिसिन क्या होती है गुरुदेव, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इट इज ए ड्रग्स प्रोडक्ट विथ डोजेज फॉर्म, स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेशन रूट, क्वालिटी एंड परफॉर्म यूजिंग एंड एक्टिविटी इंग्रेडिएंट्स सिमिलर टू ओरिजिनल फार्मूला, मतलब क्या कर देते हैं जो ओरिजिनल फार्मूला रहता उसको अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से रख कर, ठीक है, उसका जेनरिक जो केमिकल होता है उसी का उपयोग करते हैं। उसमें केमिकल को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कंपेयर टू कंपनी को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। पेटेंट ऑफ, उसमें पेटेंट करा लिया गया, इसमें पेटेंट ऑफ है, इसमें आप पेटेंट नहीं करा सकते क्योंकि जेनरिक मेडिसिन है। ट्रेड नेम देखा जाए तो मार्केट अंडर जेनरिक नेम से आता है, मार्केट में देखा जाए तो जेनरिक नेम से आता है। यदि आप थोड़ा सा नॉलेज होगा, कहेंगे दुकानों पे जाके हमको जेनरिक मेडिसिन चाहिए, ठीक, तो वो दे देंगे। एप्लीकेशन ANDA रिक्वायर तुम्हारे पास किसके लिए, यानी USA यानी FDA के द्वारा भी अप्रूवल होता है। वहाँ पर NDA था, यहाँ पर क्या होगा ANDA तुम्हारे पास किसके द्वारा अप्रूवल की जाती है। मैन्युफैक्चर देखा जाए तो सेवरल फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे क्या कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, क्योंकि पेटेंट नहीं तो हर एक कंपनी अपने आप को बना सकती है जल्दी। और ये देखा जाए प्राइस की ये चीपेस्ट होते हैं, मतलब ये सस्ता होते हैं एज कम्पेयर टू ब्रांड मेडिसिन। एग्जाम्पल में देखा जाए तो पैरासीटामॉल, अब पैरासीटामॉल कोई भी कंपनी उठा के ले सकते हैं, जैसे डोलो हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास कौन हो गया, कालपाल हो गया, ठीक। तो ये सब देखा जाए अपने आप में इस केमिकल को लेकर, ये जेनरिक केमिकल है, इसको लेकर अपना वो क्या करेंगे, अपने यूज करने में काम करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ,
गिव द बोनाफाइड रीजन द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास असाइनमेंट कॉपी 4, ठीक है 435 यहाँ से दिया गया है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास लिखा है, देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970, ठीक है बुक में दिया 70 बट यानी पेपर में दे रखा 71 बुक में दिया गया, 70 तुम्हारे पास उसमें दिया, कोई टेंशन नहीं, एक आध साल इधर उधर हो सकता है। अब देखिए ये तुम्हारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अब ये इसका मतलब क्या होता है गुरुदेव, जैसे किसी को प्रेगनेंसी हो गई, ठीक प्रेगनेंसी हो गई, उनका बेबी एबनॉर्मल है, ठीक, या कोई अदर कंडीशन है जिससे वो बेबी को रखना नहीं चाह रहे अपने यूट्रस, मतलब मम्मी जो है वो रखना नहीं चाह रहे, उसको अबॉर्शन कर रहे हैं, टर्मिनेट करा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारा लॉ है। ठीक है, कि आप कौन सी दवा प्रयोग करेंगे, किस हॉस्पिटल में कराएंगे, ये सब कुछ मैनेज हमारे यही एक्ट करता है, कौन 1971 में। तो क्या लिखा है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 रूल 1975 एंड रेगुलेशन 1975 सेट स्टैंडर्ड, ठीक, फॉर सर्टेन केसेस ऑफ द प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बाय द रजिस्टर, ठीक है एक प्ले लिस्ट बना दिया, हाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब क्या कह रखा है, देखा जाए तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 के अनुसार देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड सर्टन केसेस बनाइए, कुछ केस बनाइए कि इसी के दौरान आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन करा सकते हैं। अब वो भी रजिस्टर मेडिकल यानी प्रैक्टिशनर के द्वारा। देखिए आपसे प्लीज़ अनुरोध है, ठीक है, आप कभी भी किसी भी फीमेल का अबॉर्शन कराना तो एकदम वेल अच्छे से डॉक्टर होना चाहिए तभी अबॉर्शन कराइए, नहीं तो बहुत सारे हम केस देखें भाई ब्लीडिंग के दौरान, ठीक है जैसे मान लेते 3 महीने का बेबी है, 4 महीने का बेबी है, लोग कहते हैं यार ये तो नॉर्मल है बाहर से निकलवा दिया जाए, ठीक एब नॉर्मल है, तो वो सबका पता चलता जब आप अल्ट्रासाउंड वगैरह जाँच वगैरह कराते हैं तो अच्छी बात है कराना, बट यदि मतलब अब नॉर्मल है तो अच्छे से जो बढ़िया से अच्छे डॉक्टर तो प्लीज़ उनसे आप कंसल्ट करिए और वो जैसा कहेंगे तभी करिएगा, नहीं तो बहुत सारे केस में हमने देखे ब्लीडिंग नहीं रुकती और लेडीज़ की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है, तो वही लिखा रखा रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए अच्छे तरीके से। दिस एक्ट स्टैंड लिखा है एक्सटेंडेड टू ऑल टाइप ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एक लिखा है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, मतलब ये जो लॉ होता पूरे ऑल इंडिया में चलता है छोड़ के जम्मू और कश्मीर को। ठीक, तो ये होगा वहाँ पर भी लागू किया जाता है। तो ये हो गया मेडिकल। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, इस एक्ट का एक्चुअल में उद्देश्य क्या होता है, टू प्रिवेंट लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ एबॉर्शन, मतलब बहुत सारे नंबर में देखा जाए तो अनसेफ एबॉर्शन होते हैं। अनसेफ एबॉर्शन मतलब लेडीज़ होती हैं वो अपने बेबी को बाहर निकलवा देती किसी भी कारण, बच्चे उनको रखना नहीं चाह रही हैं, ठीक है, कईयों कारण हो सकता है। ठीक, फिर लिखा है सब क्यूवेंट लिखा हाई एक्सीडेंट ऑफ द मैटरनल मोर्टलिटी एंड मोर्बालिटी बाई द इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ सिनेरियो। कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलता है कि मम्मी अथवा मम्मी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको हेल्थ को मैनेज करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट लाया गया, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा लीगल एबॉर्शन सर्विस होनी चाहिए। लीगल मतलब सब कुछ कि पेशेंट चाह रहा है कि नहीं, उसके घर वाले चाह रहे हैं कि नहीं, कि क्या कारण है उनको निकलवा रहे हैं बेफालतू में। जैसे मान लेते अभी लड़की है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़की है तो वैसे एबॉर्शन करवा दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो उस सबको क्या कर देते हैं, लीगल बनाने के लिए एबॉर्शन कराया जाता है। टू प्रमोट एक्सेस टू सेफ एबॉर्शन सर्विस टू द वुमेन, क्या कर देती है, ये सेफ एबॉर्शन सेफ होना चाहिए, और सर्विस टू वुमेन के लिए बहुत सेफ होना चाहिए तभी एबॉर्शन कराएं। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, टू प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिशनर हु अदरवाइज लिखा वुड बी पनिश, लिखा है पेनलाइज्ड अंडर इंडियन पैनल कोड सेक्शन 800, ठीक है 315 316 के तहत आपको क्या कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिशनर नहीं है अच्छे से, ठीक है, आपको नहीं आता है तो इस कोड के तहत आपको जेल भी हो सकती है। ठीक, तो उसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया रखी जाती हैं। तो ये उद्देश्य था इनके बारे में। कंडीशन इन विद द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ, कौन सा कंडीशन है कि किस कंडीशन में आप एबॉर्शन करा सकते हैं, तो उसके लिए कईयों कंडीशन है। ए वुमेन कैन बी मेडिकली टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी इफ देयर, ठीक है, देयर इज ए रिस्क ऑफ द हर फिजिकल तथा मेंटल हेल्थ होना चाहिए। मतलब कोई भी वुमेन यदि टर्मिनेशन करा रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसका फिजिकल तथा मेंटल हेल्थ को चेक करेंगे तभी एबॉर्शन कराएंगे। ठीक, सी
इफ सी बिकम टू प्रेग्नेंट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर डिवाइस, मतलब कह रखे हैं क्या, कोई भी फीमेल है यदि प्रेग्नेंट है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव खा ली है और उसका बेबी ठीक है अनडेवलप था, या म्यूकस का सिक्रीशन हो गया, ब्लड का सिक्रीशन हो गया, पानी का सिक्रीशन हो गया, तो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गई, तो अब देख रहे हैं कि लेडीज ये डेथ के कगार पे, मरने के कगार पे चल जाएगी, तभी आप अबॉर्शन करा सकते हैं, तो इस कंडीशन पे करा सकते हैं। सी बिकम टू प्रेग्नेंट एज रिजल्ट ऑफ रेप, मतलब कोई भी फीमेल है ठीक है, कोई भी फीमेल है रेप के कारण से यदि प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको भी अबॉर्शन कराना पड़ेगा ठीक, या अंडर 18 मतलब 18 साल के नीचे भी रहे तभी उन्हें क्या कर सकते हैं आप प्रेगनेंसी अबॉर्शन करा सकते हैं ठीक है, तो वो सब लीगल वगैरह होता है। अब ला कैसे होता है वो सब जानते हैं ठीक है। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन लिमिट एंड राइट, मतलब कितनी लिमिट है और कितने राइट तक आप कर सकते हैं। इफ़ द गर्ल्स इज अंडर 18 ईयर, मतलब 18 ईयर तक रहेगी तो गार्जिनेट वांट टू अबॉर्शन दे रिक्वायर रिटन अप्रूवल, मतलब क्या करें कि कोई भी लड़कियां 18 साल से नीचे है तो गार्जियन के द्वारा अप्रूवल लिया जाएगा, उस लेडीज को द्वारा अप्रूवल लिया जाएगा, वो भी राइटन फॉर्म में, कि नहीं बाद में क्लेम वगैरह लगाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर रिटन के फॉर्म में सब कुछ उन्हें लिखवा दिया जाएगा, ये होना चाहिए। ए वुमेन में भी टर्मिनेट प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक, मतलब क्या कर देते 20 यानी 20 सप्ताह से ज़्यादा रहे और कंट्रासेप्टिव फेल हो जाए तो राइट टर्मिनेशन, तो उन्हें टर्मिनेशन कराने का चांस दिया जाना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास लिमिटेशन थी। प्लेस ऑफ टर्मिनेशन कहाँ करा सकते हैं आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, जो अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड डॉक्टर हो, रिपोर्टेशन वगैरह देख रहे हैं कि अच्छा ये डॉक्टर बढ़िया, तो उस पर आप क्या करिए, आप मेडिकल टर्मिनेशन कराइए। अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब क्या कर देते सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे कराइए, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे देखा जाए तो डॉक्टर हमेशा प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर केसेस ज़्यादा आती हैं तो उनका हाथ साफ रहता तो बढ़िया से कर देते हैं। या प्राइवेट हॉस्पिटल पे कराइए तो वो गवर्नमेंट अप्रूवल होना चाहिए, उसका सब लाइसेंस वगैरह नंबर बढ़िया से होना चाहिए। जो भी डॉक्टर रहे तो उस डॉक्टर के बारे में पूछिए कि कहाँ से वो आ रहे हैं, अथवा खुद का हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो कितने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या किसी अदर पर्सन से आप कंसल्ट करिए कि कितने साल से काम कर रहे हैं, तभी आप कराइए। तो ये जो जगह है तुम्हारे पास यानी टर्मिनेशन कराने का ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट पे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, 5वां नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर कितना दिया है जी 41, कॉपी में पेज नंबर 41 दिया है। तो कॉपी कहाँ गई, ये लाइन इथिक्स की कॉपी है, ये आपके सामने पेज नंबर 41 दिया गया है, 49 ठीक, 46 43 41 दिया गया है ठीक। अब इसमें क्या दे रखा ध्यान से सुनिए ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, क्या दे रखा बाबू, क्या दिया है ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स, फार्मास्यूटिकल इथिक्स क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। इथिक्स फॉर द फार्मासिस्ट इन रिलेशन हिज जॉब के बारे में बताना पड़ेगा। तो इथिक्स क्या हो ठीक है, इथिक्स के बारे में, जैसे लाइन इथिक्स क्या कहता है कि कोई भी कारण और उसका मानेंगे नहीं तो उसका कैसे काम किया जाएगा, तो इसके बारे में। अब इथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल, मतलब जो आपके दयानवी है, जैसे मानवता बोलते हैं। साइंस ऑफ मोरल इज कॉल्ड इथिक्स, मतलब क्या कर रहे तो कोई भी काम कर रहे हैं तो दया के प्रति कर रहे हैं, उसी को इथिक्स बोला जाता है। द फार्मेसी प्रोफेशन ठीक है, पोसेस नोबल आइडिया एंड तुम्हारे पास पॉइसेस नेचर के होने चाहिए। कोई भी फार्मेसी प्रोफेशन के देखा जाए तो ये देखा जाए तो एक नोबल आइडिया के पर यानी आइडियल पर्पस के होना चाहिए। एक्चुअल में ये आइडिया होना चाहिए, आइडियल आइडिया ही रख देते हैं ठीक है, मतलब आपके पास नोबल आइडिया होनी चाहिए, मतलब आप शांत स्वभाव के होने चाहिए, कि नहीं आपको पेशेंट देखें तो आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स यानी कौन सा, रूल एंड डिसिप्लिन मोरल होना चाहिए। इसके लिए कौन कौन से इथिकल प्रिंसिपल पे दिए गए हैं। पहले कंज्यूमर, मान लेते कंज्यूमर मतलब पेशेंट यहाँ पर है, यहाँ पर कंज्यूमर मतलब वो न समझो जो तुम्हारे पास बिस्किट खरीदने आ रहा है, ऐसा नहीं ठीक है। कंज्यूमर, रिकॉग्नाइज द कंज्यूमर हेल्थ वेल बीइंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी पेशेंट आता उसके हेल्थ के बारे में अच्छा आप सोचेंगे ठीक है, कि अच्छा से अच्छा ये डेवलप यानी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। रिस्पेक्टिंग कंज्यूमर ऑटोनोमी राइट इन यानी कि इनकरेजिंग होता, मतलब हर एक पेशेंट को आपको रिस्पेक्ट करना, उनसे कुछ ना कुछ सीखना है, सही से हमें बोलना है ठीक। अभी देखेंगे गांव में सुने होंगे, अरे यार डॉक्टर बहुत बढ़िया बोला था लो ठीक, तो ये सब होना चाहिए ठीक है, ये सब रहेगा तो आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हो गया। कम्युनिटी देखा जाए, अप होल्डिंग द
यानी रिपैक्चुएशन इन पब्लिक ट्रस्ट ऑफ द प्रोफेशन, मतलब आपको क्या होना चाहिए, कोई डॉक्टर हो चाहे फार्मासिस्ट, यदि पब्लिक आपके पर ट्रस्ट कर लिए तो आप लंबे समय तक आप चल जाएंगे, नहीं तो आप समझ लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वाइडर कमिटी। कहने का मतलब आपके सामने देखा जाए तो प्रोफेशन आपका एक्चुअल में रोल क्या हो, आपके बारे में उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कमिटी के प्रति, यानी कम्युनिटी के प्रति, मतलब पब्लिक के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, डॉक्टर हो चाहे फार्मासिस्ट हो, तो एक कम्युनिटी के बारे में दे रखा। फार्मेसी प्रोफेशन में देखा जाए तो लिखा है, यानी लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिंग ए कमिटेटिव टू द डेवलपमेंट इन इन्हांसिंग द प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन को क्या करना है, आपको इन्हांस करना है। ठीक, ये होना चाहिए। लिखा मेंटेनिंग ए, ठीक है, मेंटेनिंग ए यानी कंटेम्प्रेरी नॉलेज आप फार्मेसी प्रैक्टिस एंड इंश्योर हेल्थ, मतलब क्या करना चाहिए, यदि देखा जाए तो आपके सामने पूरा नॉलेज होना चाहिए प्रैक्टिस के बारे में। ठीक, में उसको मेंटेन करना है, सब कुछ मेंटेन करने की आपका काम जिम्मेदारी बनती है। और हेल्थ को यानी इंश्योरिंग, मतलब उसको हेल्थ को आपको ऐसा ही सोचना है कि ये बंदा ठीक ही होगा, मेरा 150% वादा था, कंफर्म है। ठीक, ये हो गया। बिजनेस प्रैक्टिस पे देखा जाए तो लिखा कंडक्टिंग द फार्मेसी बिजनेस इथिकली एंड प्रोफेशनली, मतलब यदि आप फार्मासिस्ट या दुकान वगैरह खोल रहे हैं तो आपको मोरलता, मतलब मानवता के प्रति देखते हुए आपको अपने प्रोफेशन को बढ़ावा देना है, कि नहीं ऐसे लूटपाट मचा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इथिकल तथा इथिकल कोड के बारे में ये था। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड या जॉब, ट्रेड दिया था कि जॉब दिया था, ठीक है, ट्रेड दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिख रखा, रिलेशन टू ट्रेड द फार्मासिस्ट शुड बी फॉलो द फॉलोइंग एथिक्स, क्या क्या कर सकते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो इतनी चीज़ें कर सकते हैं। जॉब यानी प्राइस स्ट्रक्चर आप ही बना सकते हैं। ठीक, प्राइस स्ट्रक्चर मतलब जॉब आपका क्या होगा, कोई भी दवाइयाँ आ रही हैं तो कितने अमाउंट में क्या आ रही हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर आप ही बनाएंगे। ठीक, उसके बाद फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। परचेज ऑफ ड्रग्स को आप खरीदेंगे अथवा बेचेंगे। ठीक है, लिखा है हॉकिंग ऑफ ड्रग्स को आप हॉकिंग भी करेंगे। सर हिंदी में लिखने या इंग्लिश में लिख सकते हैं, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं भाई। ठीक है, लिखा है एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले, मतलब आपका काम क्या है, मतलब बड़ी बड़ी दवाइयों को क्या करना है, डिस्प्ले तथा और क्या करना है, ठीक, एडवर्टाइजर करना है। जैसे अभी देखेंगे कंडोम का प्रचार हर एक बस अथवा ट्रक पे देखेंगे चिपका हुआ रहता है, यूज ऑफ कंडोम एंड फॉर्स लिखा रहता है, तो वो एडवर्टाइजिंग हो रही है। ठीक, जैसे आप ही दुकान खोल रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग यदि करेंगे तो आपकी दुकान तगड़ी चलेगी। पोस्टर ढेर कुछ लगवा देंगे, सब जगह बैनर बंटवा देंगे, तो ये सब चीज़ इसी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दे रखा, छठा नंबर असाइनमेंट कॉपी 43 और पेपर सोल्यूशन 2000। ठीक है, वेट करिए भाई, अब इसमें तुम्हारे पास क्या लिख रखा है इसके बारे में हमें छठा नंबर क्वेश्चन बताना पड़ेगा। पेज नंबर 43, ठीक है, 43 पेज नंबर हमें निकालना पड़ेगा। है असाइनमेंट कॉपी पेज नंबर 43, 44 असाइनमेंट कॉपी 43 क्या है जी। ठीक है, कह दिया ऑब्जेक्टिव ड्रग्स द प्राइस कंट्रोल 2013, प्राइस कंट्रोल 2013 43 की कहाँ चला गया, प्राइस कंट्रोल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, PCI फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल हो गया। 23 कहाँ चला गया जी, एजुकेशन रेगुलेशन, ठीक है, पेपर सोल्यूशन भाई की इसी में है ये। 43 पेज नंबर, तुमसे मिलके 43 यही है तुम्हारे पास, यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है जी, ठीक है, कह दिया तुम्हारे पास ड्रग्स प्राइस कंट्रोल 2013 और कैसे सेलिंग प्राइस को शेड्यूलिंग कंट्रोल कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये दिया गया है क्वेश्चन, तो प्राइस कंट्रोल, ठीक है, दिखा ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अभी कैसे कहाँ इस सबको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
ठीक है। तो आप नॉर्मली देख सकते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, जिसे हम DPCO 2013 बोलते हैं। अब जैसे कोई भी ड्रग्स है, तो हम जैसे ये पेन हमारे पास, अब हम आज 10 रुपये का बेचे, बिहान 20 रुपये का बेच दी, बिहान 30 रुपये, परसों चौथे रोज 20 रुपये का बेच दी, हमारे मन के लिए 1 रुपये का बेचता, ऐसा नहीं होता। तो हर एक दवाइयों पर उसका कंट्रोल करने की कोई ना कोई एक्ट लगा दिया जाता है कि भाई आप कंट्रोल करेंगे दवा को, नहीं तो गरीब आदमी कैसे खरीद पाएगा। तो लिखा है तुम्हारे यानी DPCO इज द पार्ट ऑफ न्यू ड्रग पॉलिसी अवेयरनेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा अप्रूवल की जाती है अथवा चलाई जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए, ठीक है, इम्पावर अंडर द सेक्शन 3 इसेंशियल कमेटी 1945 पे, ठीक है, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ गुड टुगेदर विद ड्रग्स। मतलब कोई भी ड्रग्स को, ठीक है, यही कमेटी कंट्रोल करती है। एक्ट के अंतर्गत कितना, 1955 एक्ट के तहत देखा जाए तो कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक, और कितनी दवा का सप्लाई करना, उस दवा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल ऑफ, ठीक है, सेल ऑफ गुड टुगेदर विथ ड्रग्स, मतलब सेल को, दवा को कैसे सेल एक्चुअल में सब करना, ये सब कुछ मैनेज करने इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। दिस ऑर्डर हुआ था फर्स्ट पास ऑफ द 16 मई 1970, यानी पहला जो तुम्हारे पास ऑर्डर पास हुआ था 1970 में। फिर इसमें कोई त्रुटियाँ हो गई होगी, फिर आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसे मैनेज करना आ गया। फिर तुम्हारे पास लिखा दिस ऑर्डर हैज रीडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है, यानी लिखा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए फार्मास्यूटिकल बिजनेस और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यानी प्राइस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या कह रखा है, देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रॉफिटेबल, मतलब कोई भी बंदा फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहा है तो तुम्हारे पास पहले बिजनेस के बारे में सोचा रहा था, इनडायरेक्ट रूप से प्राइस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी थी। बट कहा गया तो ये तो इससे गरीब आदमी लूट जाएंगे। फिर इसमें त्रुटियाँ थी दी, 9 साल बाद फिर इसे थोड़ा सा किया गया। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर बार रिवाइज, उसे दोबारा रिवाइज किया गया था 31 मार्च 2 यानी 1979 को। इन विद द सेलिंग प्राइस द कंट्रोल कैटेगरी द बल्क ड्रग्स एंड तुम्हारे पास देयर फार्मूलेशन, मतलब जो दवाइयाँ बल्क में बेची जा रही, मतलब जो होलसेल, ठीक, होलसेल पे बेच रहे हैं, थोक में बेच रहे हैं, उस पर ये किया गया, तभी गरीब आदमी मारा जाएगा। ठीक। फिर तुम्हारे पास लिखा DPCO एक्ट 1970 एंड पुट, तुम्हारे पास कितना 370 ड्रग्स थी। ठीक है। अब इसमें कुछ दवाइयों को कंट्रोल में रहेगा, 370 ड्रग्स को कंट्रोल किया गया। अब इससे तो काम चलने वाला नहीं है। दीज ड्रग्स आर द सीग्रीगेट विन द 3 कैटेगरी हैविंग द डिफरेंट मैक्सिमम अलाउेबल, यानी अलाउेबल मतलब कितना अलाउ कर सकते हैं। पोस्ट मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव, जिसे हम MAPE बोला जाता है। मैक्सिमम अलाउेबल मतलब कितना अलाउ कर सकते हैं। पास्ट यानी पोस्ट मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव, इसमें अब इससे काम नहीं होने वाला था। फिर 2013 में इसे फिर रिवाइज किया गया, यानी 2013 DPCO इम्पावर द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, जिसे हम NPPA के नाम से जानते हैं, टू रेगुलेट द प्राइस। कितनी दवाइयाँ, इतनी। अब देखो 300 तुम्हारे पास कितना 48 एसेंशियल ड्रग्स, और एज पर तुम्हारे पास इसके यानी DPCO 2013 के अंतर्गत देखा जाए तो जो इसेंशियल ड्रग्स मतलब हर एक आदमी के लिए जरूरी आवश्यक दवाओं को प्राइस पे कंट्रोल किया गया। बोला गया कि आप सर्टेन टाइम तक इस पे आप कंट्रोल ही करते रहिएगा, अब न तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाए, घटा सकते हैं बट बढ़ाना पड़ेगा तो अप्रूवल हमें लेना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा भैया इससे हमारा पड़ता नहीं पड़ने वाला। तो ये सब कंडीशन देखते हुए वो अपना काम करेंगे। ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब क्या उद्देश्य था इनका, मेन उद्देश्य क्या था इनके बारे में बताइए। मेंटेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DPCO 2003 का मेन उद्देश्य क्या था, इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑल इसेंशियल ड्रग्स आर द रिस्पॉन्सिबल प्राइस, मतलब क्या होगा, जितने भी इसेंशियल ड्रग्स उसका प्राइस को कंट्रोल करना, ठीक, इन्हीं की जिम्मेदारी थी। टू कन्फर्म दैट द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स की क्वालिटी को मेंटेन करना, डज नॉट डिक्लाइन विद द प्राइस फिक्सेशन, मतलब कि नहीं प्राइस यदि कम हो गया है तो उस दवा का जो तुम्हारे पास क्वालिटी उसको कम कर दे, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है कि नहीं, रहते दाम कम हो गया तो लैब से टेस्ट न करवाएं। ठीक है, हम दवा को जो तुम्हारे लिख रहे हैं उसका दूसरी जगह दूसरा क्वांटिटी मिला दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। टिक टू कन्फर्म हो गया। टू प्रमोट द रेशनल यूज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड, लिखा प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब जो हमारे पास दवाइयाँ यानी प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा लिखी जाती है, जैसे किसी डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है, देखेंगे वो भी बड़ी महंगी होती है, सोचते हैं हमारे ये क्या मिलती ये। ठीक। तो ये दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक। तो इसको भी कम करने के लिए हमारे पास DPCO 2013 चलाया गया था। फिर लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा,
ठीक है। यहाँ पर लास्ट में पूछा था सेलिंग प्राइस यानी शेड्यूल फार्मूलेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, ठीक है, लिख रखा सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फार्मूलेशन, अधिकतम मूल्य। जैसे हम हर एक दवाओं पे देखो लिखा रहता है, हर एक दवाओं पे देखा क्या लिखा रहता है कि यानी मैक्सिमम MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता है। उससे आप अधिक बेचेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। किसी दवा को बेचने के लिए गवर्नमेंट उस दवा पे मैक्सिमम प्राइस को फिक्स करती है, ठीक, जिससे कंज्यूमर सुरक्षित प्रोडक्ट को अधिक दाम पे न बेचे, ठीक है, नहीं तो कंज्यूमर लूटा पटा जाएगा। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला पूछा तो PC इक्वल टू में PS, मल्टीपल में 1 प्लस में M, अपान में क्या होता है 100 होता। अब PC क्या होता है जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और PS क्या होता है, ठीक है, प्राइस टू रिटेलर, मतलब जो रिटेलर तुम्हें दे रहा हो उसकी प्राइस को यहाँ रखता है। और M मतलब क्या होगा, रिटेलर का मार्जिन, मतलब M मतलब जो रिटेलर है, ठीक, वो आपसे कितना मार्जिन ले रहा है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी इनके बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि कभी भी आएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन 2-3 ये इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो ये फार्मूला बताएं उसको आपको लिखना पड़ेगा। ये फार्मूला जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से आपको मैनेज करना है, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, ठीक है, राइट ए कॉन्स्टिट्यूएंट फार्म यानी PCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बारे में बताना पड़ेगा। असाइनमेंट कॉपी 30 एंड 31 पेज पे दिया गया है, ठीक है। PCI के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, PCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, पूरा डिटेल में, ठीक है। अरे भाई ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है PCI, जिसे हम क्या बोलते हैं राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। ये 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कितना सटीक ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखो हम 2023 में कराए थे भी, ठीक है। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया जिसे हम PCI के नाम से जानते हैं। आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द इनकमेंट ऑन द फार्मेसी एक्ट 1949 सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज द फर्स्ट PCI, मतलब क्या कहते हैं 1949 में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा PCI को स्टेबलाइज किया गया था। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, विच नीड टू द रिकॉन्स्टिट्यूएंट आफ्टर द एवरी 5 ईयर, मतलब हर एक 5 साल पे इसे रिकॉन्स्टिट्यूएंट किया जाता, मतलब जो त्रुटियाँ रहे उसे सही किया जाता है, ईयर को हटाया जाता। कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर, इसमें बहुत सारे मेंबर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है इलेक्टेड मेंबर, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर, तीसरा देखा जाता है EF ऑफिसर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं दोबारा बताते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर, अब इसके बारे में कौन कौन कितने आदमी आते हैं वो चीज़ें होने, नॉमिनेटेड मेंबर और EX ऑफिसर मेंबर आते हैं। तो इसमें पहला तुम्हारे पास लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट, यही हमसे पूछा था इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं। इसमें देखा जाए तो इलेक्टेड मेंबर में देखा जाए तो पहले 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट यानी कमीशन, ठीक है, कमीशन फ्रॉम द एमॉन्ग टीचर वर्किंग द यानी इंडियन यूनिवर्सिटी विच द ग्रांट एंड डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। कहने का मतलब क्या होता है 6 मेंबर ऐसे होने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर हो और लंबे समय से वर्किंग कर रहे हैं, ठीक, या नॉर्मल देखा जाए तो आपके सामने वो नहीं मिले तो डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए, यदि हायर लेवल की डिग्री रहे तो और अच्छी बात है। एमॉन्ग दीज ओनली 1 टीचर इन ईच सब्जेक्ट, मतलब इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होने चाहिए जो आपके स्कूल में होते ही होते हैं। 1 मेंबर इलेक्ट फ्रॉम द देमसेल्फ बाय द मेंबर ऑफ द मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मतलब एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो यानी MCI से आना चाहिए, कहाँ मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से आया हुआ मेंबर होना चाहिए। कितने मेंबर, इतनी मेंबर होने चाहिए इलेक्टेड मेंबर में। नॉमिनेटेड मेंबर के अंतर्गत देखा जाए तो कौन कौन आते हैं, 6 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हु एट लीस्ट 4 यानी 4 शैल बी लिखा प्रोसेसिंग डिग्री डिफार्मा। कहने का मतलब 6 मेंबर ऐसे होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से होने चाहिए और या तुम्हारे पास डिप्लोमा, तुम्हारे पास डिग्री प्रोसेसिंग में होनी चाहिए या एटलीस्ट फाइनल होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कोई एक बंदा होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे पास किसने AICTU से होना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ से होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर EX ऑफिसर मेंबर में कौन कौन होने चाहिए, ये तुम्हारे पास लिखा है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस EX ऑफिसर एक होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में कौन सा बंदा होना चाहिए, ड्रग्स कंट्रोल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये होना चाहिए, यानी डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी को होना चाहिए, जिससे दवाइयाँ की हर एक क्वांटिटी को आप मैनेज कर सकें आराम से, ऐसा होना चाहिए। फंक्शन ऑफ PCI यानी 3 मेंबर के बारे में एक्सप्लेन करना, PCI का एक्चुअल में वर्क क्या है,
डिजाइन ऑफ एजुकेशन पैटर्न, एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करना कि कौन सब्जेक्ट है, कितने साल का कोर्स रहेगा, कब क्या होगा, प्रैक्टिस कितना करना, थ्योरी कितना पढ़ना, प्रैक्टिकल कितना करना, ये सब की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। एजुकेशन स्टैंड फॉर्म लिखा है फॉर्मेट फॉर्म द यानी फॉर फार्मासिस्ट बाई काउंसलिंग इज नोन एज एजुकेशन रेगुलेशन होना चाहिए। अप्रूवल ऑफ यानी अप्रूवल ऑफ यहाँ लिखा है इंस्टीट्यूशन एंड विथ ड्रा ऑफ द अप्रूवल, मतलब इन सब से यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से अप्रूवल अच्छे से अप्रूवल चाहिए तो इसी से संपर्क करेगा तभी मिलेगी। ठीक, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेन क्वालिफिकेशन, मतलब क्या होगा, जब किसी फॉरेन में चले गए वहाँ से आप क्वालिफिकेशन लेकर आए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी आप पीसीआई के अंतर्गत रजिस्टर हो पाएंगे। ठीक, मेंटेन ऑफ द सेंट्रल रजिस्टर यानी रजिस्टर ऑफ द फार्मासिस्ट, मतलब क्या होता है, जैसे कि जितने भी फार्मासिस्ट हो चुके तो उनका रजिस्ट्रेशन मैनेज करना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे ग्रीन कार्ड वगैरह मिलेगा, तो इस सब की मेंटेन की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, पीसीआई को ही दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इस तरह से देखा जाए तो पार्ट ए के सातों क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है। अब इधर हमारे पास पार्ट बी रहेगा, इसको हम थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, ठीक है, बट आप मैनेज करेंगे। असाइनमेंट कॉपी तुम्हारे पास कितना दे रखा, 42 पेज नंबर पे क्या क्वेश्चन पूछा है जी, लिख रखा रूल ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के नाम से जानते हैं। इसको आपको कैसे कहाँ इसमें अभी आपको बताना पड़ेगा 42 पेज के बारे में। ठीक है, ये शॉर्ट नोट है तो आपको उतना ही लिखना पड़ेगा। देखिए ये हम जितना भी सुपर 25 क्वेश्चन बनाए थे सब उसी के अंदर से आया हुआ 2024 में। ठीक है, ये हम सुपर 25 क्वेश्चन में इंक्लूड किए थे। लिखा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम CDSCO के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कोई ड्रग्स की कितनी क्वालिटी को कंट्रोल करना, क्वांटिटी को कंट्रोल करना, सेल करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी दी जाती है, CDSO की दी जाती है। क्या लिखा, CDSO कंट्रोल द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की स्टैंडर्ड कहते हैं अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवा नहीं है, ख़राब क्वालिटी की है तो उसको मेंटेन करना। कंट्रोल अदर थिंग्स ऑफ टू मेडिसिन, मतलब जो भी मेडिसिन पे अदर कोई चीज़ें होती हैं कि मैन्युफैक्चर कैसे करना, SOP को फॉलो करवा रहे हैं कि नहीं, क्वांटिटी सही है कि नहीं, क्वालिटी यानी क्वालिटी सही है कि नहीं, क्वांटिटी मतलब समझते हो, जैसे मान लेते पैरासीटामॉल 500 लिखा उसमें 500 मिला ही नहीं रहे, 200 400 मिला दे रहे हैं, तो ये सबको जिम्मेदारी कौन लेता है, CDSCO लेता है। ठीक, ये इसका एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है यहाँ पर दिया गया, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स इन क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्या कर रखा, न्यू ड्रग्स को अप्रूवल करना है तो यही अप्रूवल करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल मतलब जैसे तुम्हारे क्लिनिकल ट्रायल जैसे हमारे फार्मासिस्ट आप कर लिए तो आप ट्रायल करेंगे कि एक्चुअल में IB कैसे लगाया जाता है, IM कैसे लगाया जाता है, कौन ड्रग कैसे कंपाउंडिंग की जाती है, डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है, ये सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। लिखा इम्पोर्ट, ठीक है, यहाँ जो तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, मतलब क्या कर रखा है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, जो से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग मतलब क्या कर रखा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब कोई दवाइयाँ हैं तो कैसे एक्चुअल में इंपोर्ट करना है, कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कैसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये सब की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। आल्सो लाइसेंस अप्रूविंग ऑफ द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक को अप्रूवल देना है यही देता, वैक्सीन का अप्रूवल यही देना है, LUP का यही देता, DNA प्रोडक्ट को यही देता है। ठीक, और मेडिकल जितने भी डिवाइस वगैरह होती है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, जैसे कोई बेल्ट वगैरह, सारी चीज़ का इशू यानी जो तुम्हारे पास अप्रूवल लाइसेंस यही देता है। अमेंडेंट टू द CND&C एक्ट एंड रूल, मतलब जो तुम्हारे पास D और C रूल है उसके अंदर कुछ घटाना बढ़ाना है, रूल को मेंटेन करना, सब यही करवाता है। लिखा बैनिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, मतलब दवा को जैसे ख़राब क्वालिटी की है और कैसे में कॉस्मेटिक आइटम ख़राब क्वालिटी का है, जो 1940 एक्ट यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का 1940 के अंतर्गत नहीं बैठ रहा है तो उसको भी बैन कर दिया जाएगा। लैब टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, मतलब कोई भी दवा यदि बनी है तो उसको लैब में टेस्ट किया जाएगा तभी वो मार्केट में आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो दिक्कत में हो सकती है। तो ये तुम्हारे पास फंक्शन हो जाएगी इनके बारे में। वेट प्लीज 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, ठीक है, लाइट भी आ गई, हम बल्ब वगैरह ऑन कर देते हैं, थोड़ा सा और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, 1 मिनट केवल। जरा
कितनी दूर अभी कितनी दूर है हो चंदन तोरा गाँव हो। एटलीस्ट अब आपको मस्त दिख रहा होगा, ठीक है। यही लाइट वगैरह लगा दिया गया है। लाइट आंधी तूफान के कारण से भाई ख़त्म हो गया था लाइट, बट एटलीस्ट 9:30 बजे तक लाइट आ गई है, ठीक है। अब जर्नी को आगे रखा जाएगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका फ्लैश ऑफ कर दिया जाए, ठीक। अब क्या लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन, ठीक है। लिखा है एडमिशमेंट या तुम्हारे पास मैजिकल रेमेडीज एज पर द ऑब्जेक्टिवल यानी एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1945 के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मैजिक रेमेडीज क्या होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। असाइनमेंट कॉपी पेज नंबर 40, ठीक है, 21 के बारे में आप सुने होंगे। जैसे रोड के किनारे अपने इंडिया में तो ज़्यादा चलता है, रोड किनारे देखें ना, एक तो गुप्त रोगी मिले, ये मिले, वो मिले, कहते हैं ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आप मस्त हो जाएंगे, या मंत्र ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ऐसे बहुत सुने होंगे, यस सर सुने होंगे। उसी को क्या बोला जाता है, यानी मैजिक रेमेडीज़ बोला जाता है, जिसे जादुई उपचार बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि अच्छा ये ले लीजिए आप, इससे तो इससे ज़्यादा इससे नहीं ठीक होता, दुनिया में कोई दवाइयाँ नहीं बनी है, ठीक है। जैसे गुप्त रोगी मिल रहे हैं, हकीम उस्मानी से मिल, ये होते हैं, हकीम हो गया, डॉक्टर हो गया, वैद्य हो गया, वो सब बकवास चीज़ें होती। अब उन रोकने के लिए भी एक एक्ट जारी किया गया, ठीक है। लिखा इट इज़ ए सीन इन इंडिया डैट सम पर्सन और सेलिंग मैजिक रेमेडी, जैसे कवच बेचता है, मंत्र बेचता है, और तुम्हारे पास है लिखा तालिसम बेचता है, ये सब क्या बेचते हैं और क्लेम करते हैं देम एज द यूनिवर्सल ट्रीटमेंट फॉर द एनी डिजीज, मतलब ये कहते हैं कि किसी भी दुनिया में कोई भी डिजीज जो इससे ठीक हो जाएगी, ये क्लेम करते हैं। बट ये देखा जाए तो एक कानूनन अपराध है, ठीक है। बट लोग इसी पे भी विश्वास करते हैं, ठीक है। अभी गांव में देखेंगे, कहते हैं कोई जड़ी बूटी दे दी है तो खा लिए मस्त हो गए, ठीक है। कहते हैं कि अच्छा ये माला पहना दिए इससे भी मस्त हो गए, तो ये सबसे बकवास चीज़ें हैं। लिख रखा है एडवर्टाइजमेंट एज, हाँ ठीक है। इसमें क्या होता है, इन इमेजिन, यानी तुम्हारे पास सॉरी मैगजीन में, जित मैगजीन में बहुत सारी खबरें छपती हैं, न्यूज़पेपर में छपती हैं, और ऑन परमिसेस, ठीक है, ऑफ सम डॉक्टर इन हकीम वैद आल्सो फाउंड द क्लेमिंग टू क्योर डिजीज, मतलब ये क्या करते हैं, जैसे अभी देखा जाए तो क्या होता है कि कोई पर्सन ज़्यादा परेशान रहता है तो कहते हैं हकीम उस्मानी से मिलो, रईस से इससे मिल ले, हकीम से मिल ले, इनसे मिल ले, उनसे मिल ले, उनका पता वाला लिखा रहता है गुप्त रोगी मिले इतने टाइम ठीक है। बहुत मतलब खतरनाक टाइप से ऐड करते हैं, तो ये देखा जाए तो एक तरह से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ठीक। अब इनके लिए भी तुम्हारे पास बहुत सारा एक्ट लाया गया है, तो इस एक्ट के अंतर्गत लिखा है ऑब्जेक्टिव ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, लिखा रखा एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1945 में। अब इसमें क्या होता है, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज पास
फॉर रेगुलेटिंग द यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सम यानी सम ड्रग्स और एडमिनिस्ट्रेशनमेंट ऑफ द रेमेडीज हैविंग द क्वालिटी ऑफ मैजिक, मतलब जो दावा करते हैं कि ये तुम्हारे पास दवाइयाँ दे रहे हैं इससे आप मस्त हो जाएंगे, तो ये देखा जाए तो उनको रोकने के लिए इसमें काम कर रहा है। तो इसमें करना क्या है, एकदम से पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। क्या, ब्रेक अथवा स्टॉप द फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो तुम्हारे पास एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि जो गलत दे रहे हैं उनको पूरी तरह से रोकना तथा तोड़ना उनकी जिम्मेदारी इस एक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक, स्टॉप द क्लेमिंग मिसक्योर यानी लिखा है मिरास यानी मिराकलस हेल्थ, मतलब क्या कहते हैं ना, कोई दवाई न खावा, केवल हमारी जड़ी बूटी खा ला एकदम से मस्त हो जाएगा। तो इन सबको क्या कर देना है, रोकने की जिम्मेदारी मैजिक रेमेडीज की होती, एक्ट में जो ये चलाया गया ये होती है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब जो मानता नहीं तो उसको क्या हो सकता है, एनीवन ब्रेक द रूल ऑफ प्रेसमेंट ऑफ द 6 मंथ, आपको क्या करना पड़ेगा, जेल आपको जाना पड़ेगा, जेल में, या उसके साथ साथ इसके लिए बहुत सारी फाइन वगैरह होती हैं, फाइन भी देनी पड़ेगी। ठीक, बट इंडिया में जानवर कर रहे हैं सब जुगाड़ से काम रहा चला और लोग इसी को भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे किसी को यहाँ पैर में दर्द करा तो कहते हो बाबा लेके जाइबा, जड़ी बूटी दी है एकदम से मस्त हो जाइबा, या गले गटे में कुछ पहना दी है, या ऐसा घुमा दी है फिटिया जाइबा एकदम से, और वो लंबा लंबा ले रहे हैं। अभी ठीक है, अभी हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, अभी हमारी कॉलोनी के बाहर एक मेडिकल स्टोर है। अब तुम सोचो, कहते हैं बवासीर का टीका एक ही में ख़त्म हो जाए। अब तुम सोच, पहले एक्चुअली 1500 या 2000 था, 200 साल पहले, नहीं 2 साल पहले, ठीक है, तो 2000 था। बट इस टाइम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो 18,000, 10,000, 12,000 लोगों ले रहा है वो बंदा। ठीक है, और लोग सुई लगवा भी रहे हैं। ठीक, पता नहीं ठीक हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये काम हो रहा है। ठीक, शुगर ख़त्म करें एक चुटकी में, ऐसे नहीं लिख रहता है। ठीक, ये हो गया। अब वो सब खतरनाक टाइप में है। ठीक है, लिख रखा है पैर में दर्द, ठीक है, लग रहा है, लिख रखा गले में दर्द लग रहा है, गले में दर्द लग रहा है। भाई खतरनाक आदमी यार तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया हमसे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दिया है, ये हो गया। फिर क्या दिया, फंक्शन ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर, ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में बताना पड़ेगा। पेज नंबर, ठीक है, असाइनमेंट कॉपी पेज नंबर 3 यानी तीसरे पेज पे आपके सामने दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 1 एंड 2 ये ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में, इसमें क्या क्या दिया गया है जी। सबसे पहले ड्रग्स इंस्पेक्टर के बारे में लिखना है, फिर इसका काम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या होता है, ड्रग्स इंस्पेक्टर, जिसमें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीआई। अभी इनके बारे में और नॉलेज रखने के लिए जब आप सेकेंड ईयर ख़त्म कर लेंगे, जब लाइसेंस बनवाने जाएंगे तो डीआई के पास जाएंगे। वो ड्रग्स इंस्पेक्टर होता है, किस शेड्यूल की दवा आप लाइसेंस ले रहे हैं, कहाँ मेडिकल स्टोर खेल रहे हैं, क्यों खोल रहे हैं, सब कुछ डिटेल में ब्यौरा देंगे किसको, डीआई। तो ये क्या कर देती है, अंडर द एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंटमेंट ए सुटेबल नंबर ऑफ द ड्रग्स इंस्पेक्टर फॉर देयर यानी देयर रिस्पेक्टिव एरिया, मतलब एक छोटे से एरिया में कि कितना बड़ा एरिया, एक डीआई जाती है। वो डीआई क्या करता है, उस एरिया में कितनी मेडिकल स्टोर चल रही हैं, क्या कर दे, कितनी मेडिकल स्टोर चल रही हैं, क्या बेच रही हैं, किस शेड्यूल की दवा बेच रही है, ये सब को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसी की होती है। पहला पॉइंट, द ड्रग्स इंस्पेक्टर इज ए गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, इंश्योरिंग दैट ड्रग्स कॉस्मेटिक तथा मेडिकल डिवाइस आर, ठीक है, मेडिकल डिवाइस आर, ठीक है, मेडिकल डिवाइस आर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेल विथ द लीगल स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, मतलब ड्रग्स इंस्पेक्टर क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है ऑफिशियल। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कोई दवा कहाँ बिक रही है, कॉस्मेटिक में क्या बिक रहा है, मेडिकल डिवाइस में क्या, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, कहाँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, सेल कैसे कर रहा है, यदि लीगल है तो, नहीं लीगल है तब भी, उस सब की रेगुलेशन और स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी सब किसकी होती है, ड्रग्स इंस्पेक्टर की होती है। अब इनके एक्चुअल में ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी और फंक्शन, बात एक है, फंक्शन और ड्यूटी ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करेंगे, किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, 2-4 दवाइयाँ का सैंपलिंग कर लेंगे, ठीक, सैंपलिंग कर लेंगे और वो लैब में टेस्ट, यदि पास हो रहा है तो सही है, नहीं तो आपके ऊपर क्लेम हो जाएगा, तो आप कंपनी झेलेगी आपकी। जैसे पैरासीटामॉल आप बेच रहे हैं, ठीक, पैरासीटामॉल बेच रहे हैं तो पैरासीटामॉल की सैंपलिंग कर लेंगे, ठीक, सैंपलिंग कर लेंगे तो उसमें पैरासीटामॉल 500 mg है कि नहीं, कि वैसा लिख दिए हैं, ठीक। तो इस सब की जिम्मेदारी वही कलेक्शन में डीआई करता है, ठीक। सिंपल टेस्टिंग और एनालिसिस करता फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, हर एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पूरी तरीके से टेस्टिंग तथा एनालाइज करने की जिम्मेदारी ड्रग्स इंस्पेक्टर की होती है। इन्फोर्समेंट
तुम्हारे पास इन रन ऑफ द शॉप एज पर लॉ एंड रेगुलेशन, यानी लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग से देखा जाए फोर्स करता है कि रूल को भैया मानना पड़ेगा और इसी रेगुलेशन पे अपना काम करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। रिपोर्टिंग करना, ठीक है, कितनी दवाइयाँ बेच रहे हैं सबका रिकॉर्ड रखना, यही कहते हैं और दुकान वाले करते हैं, नहीं कहेंगे तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। मॉनिटरिंग यानी लिखा है एडवर्स इफेक्ट, मतलब कोई एडवर्स कोई दवाइयाँ से कोई उल्टा इफेक्ट पड़ा तो उसको भी मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, जैसे कोई एरिया में ज़्यादा बीमार पड़ रहा तो किस मेडिकल स्टोर से दवा ले रहा तो डीआई वहाँ पर चेकअप करेगा। नेक्स्ट में कि तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, कॉम्प्लिकेशन वेरिफिकेशन, मतलब कोई दिक्कतें आ रही तो उसका वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ चला गया, लिख रखा ये हो गया फंक्शन और इसके बारे में डिफाइन। अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होती है, एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एंड 40, ठीक है, यानी 1940 के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये पेज नंबर चौथा क्वेश्चन है, पेज नंबर 22 पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा, अब समझते हैं अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होता है। अडल्ट्रेटेड मतलब ड्रग्स में जो तुम्हारे पास मिलावट होती है, तो ये अडल्ट्रेटेड ड्रग्स एज पर कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत देखा जाए तो दवा में कैसे मिलावट की जाती है और उसको पेनाल्टी वगैरह क्या होती है इसके बारे में भी बताना पड़ेगा। अंडर द ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1944 इन इंडिया में अडल्ट्रेटेड ड्रग्स आर डिफाइन द सेक्शन 3, यानी सेक्शन 10 के अंतर्गत ये सब डिफाइन किया जाता है कि कौन सी दवा में क्या आप मिलावट कर सकें, कितनी क्वांटिटी में मिलावट कर सकते हैं। एक्चुअल मिलावट ना के बराबर किया जाता है, ठीक है, बट ये सब की जिम्मेदारी कौन लेता है, यही सेक्शन के अंतर्गत देखा है। इट रेगुलेट टू इंश्योर द सेफ्टी, दवा कितना सेफ्टी है, इफिकेसी कितनी अच्छी से काम कर रहा है, यानी कितना काम कर रहा है, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी यही कॉस्मेटिक एक्ट ही लेता है। ठीक है, कॉस्मेटिक एक्ट ही लेता है। तो ये क्या लिख रखा, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 इन इंडिया अडल्ट्रेट ड्रग डिफाइन द सेक्शन कितना, सेक्शन 10 के तहत दिया जाता है। इसमें रेगुलेट करना कि दवा की सेफ्टी है कि नहीं, ठीक, और एफिकेसी है कि नहीं। सर क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा क्या? यस सर भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया है। देखिए आपके सामने हिंदी वर्जन है, यहाँ से लिखा हिंदी अनुवाद दिखा गया है, यहाँ से हिंदी, ठीक है, हिंदी चाहे जैसे करिए आप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो ये काम इनका होता है। ये ड्रग्स इज कंसीडर अडल्ट्रेस इफ, मतलब यदि ड्रग्स अडल्ट्रेट यानी अडल्ट्रेट मिलावट है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यदि मिलावट है तो क्या क्या हो सकता है। इट कैन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, यदि किसी भी दवा में ये परसेंट तो समझ लो मिलावट है जो हमारे पास हेल्थ के लिए यानी क्या होता है, इंजूरियस हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इट इज मिक्स विद द एनी सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस यदि हम उसमें ऐड करेंगे तब भी अडल्ट्रेशन हो सकता है, जिससे दवा की क्वालिटी क्या हो सकती है, रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की क्वालिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक, इट इज मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज में दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक, उसके कंडीशन के कारण से हो सकता है, ऐसे कहीं मैन्युफैक्चर कर उसी के दौरान आप मिलावट कर दिए, कहीं स्टोरेज कर रहे हैं उसी के दौरान इम्प्योरिटी जा सकती है। ठीक, यह लिखा इट कंटेन एनी सुपी, यानी क्या लिखा, सुपीरियर तथा सब्स्टिट्यूट इंग्रेडिएंट, मतलब क्या कर रहे हैं, ये आप चीज़ मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ये तुम्हारे पास अब पिलांती वगैरह के अंतर्गत आते हैं। अंडर सेक्शन 27, मतलब अंडर सेक्शन 27 के साथ जो ये बंदा इस रेगुलेशन को नहीं मानेगा, ठीक है, ये जितना जितना सेफ्टी वगैरह बोला है वो नहीं मानेगा तो उसको 7 साल की जेल तथा कुछ फाइन भी हो सकती है। ये सब तुम्हारे पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, 5वां नंबर आते हैं। ठीक है, 5वां नंबर आप पे क्या दे रखा है, ठीक है, 5वां नंबर डिफाइन पॉइजन एक्ट 1999 में, ठीक, 1900, ठीक है, 1919 में जो पॉइजन एक्ट जारी किया है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कह दिया कॉपी पेज नंबर 34 के बारे में, ठीक, 34 में आपको लिखा गया है। ठीक है, 34 में क्या क्या दिया गया इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 34 पॉइजन एक्ट के बारे में। ठीक है, अब ये क्या होता है इसका, ठीक है, सब कुछ आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। पॉइजन एक्ट क्या होता है, ठीक है, पॉइजन एक्ट क्या होता है ये बात। अब पॉइजन एक्ट में क्या होता है, जैसे तुम जहर जो बेच रहे हो, कौन सी दवा, कैसे दवा, कहाँ से लाए, कैसे लाए, किसको दी, ये सब रेगुलेट करना पड़ता। तो लिखा है, ये लिखा है पॉइजन एक्ट 1919 में। ठीक है, लिखा है 3 सितंबर 1919 में पॉइजन एक्ट वाज पास, एक्ट नंबर कितना, नंबर 12 में किया गया था। ठीक है, 1919 में। इन ऑर्डर टू द कंबाइन इन अमेंडेड, ठीक है, मतलब इसमें जो तुम्हारे पास त्रुटियाँ थी उसमें
और सारा जोड़ी गई, ठीक है। द लॉ एसोसिएटेड विद द रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट, यानी क्या इम्पोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे स्थान भेजना, और सेल उसको सेल करना, सब इसी के एक्ट के अंतर्गत आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ, यानी इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन इन इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, दूसरे देश से कोई भी पॉइजन आ रहा है या अपने देश में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होती है, इसी एक्ट के तहत आता है। द स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट एंड मेक द रूल फॉर द, यानी लिखा है पॉइसेस एंड सेल ऑफ पॉइजन इन देयर एरिया, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया में क्या कर देती है, मेंटेन करती है। देखिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है, स्टेट गवर्नमेंट में तुम्हारे पास डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल पे जाता है, वहाँ पर डीआई को भेजा जाता, डीआई को नोटिस भेजा जाता, तो हर एक मेडिकल स्टोर पे जाती है, अपने एरिया में कौन सा पॉइजन किस दुकान पे बिक रहा है, कितनी क्वांटिटी में है, तो उसको बोला जाता है दुकानदार को, भैया आप कोई भी दवा ले रहा तो उसे आप मेंटेन करिए, ठीक है, सब अच्छे तरीके से काम करिए कि काहें बेच रहे हैं, कौन पर्सन क्यों ले जा रहा है, ये सब चीज़ आप मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो ये होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या होता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द इम्पोर्ट और पोसेशन, यानी लिखा पोसेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन, मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइजन कितना इंपोर्ट हुआ, कितना सेल हुआ, सबको कंट्रोल तथा रेगुलेट करने की जिम्मेदारी पॉइजन एक्ट की दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास रेगुलेट इंपोर्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट को रेगुलेट करती है, कितना किसी देश से आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सब कुछ मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट द पोसेशन, लिखा पोसेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ द एनी पॉइजन, मतलब कोई दवा जो तुम्हारे पास पॉइजन है, कितना सेल हो रहा है, काहे हो रहा है, उससे के बारे में बताना पड़ेगा। टू प्रिवेंट सुसाइड यूजिंग द पॉइजन, मतलब हम इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो तुम्हारे पास पॉइजन से सुसाइड कर रहा है उसको कम करने का या प्रिवेंट करने का यही एक्ट लाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और पोसेशन के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, अब इसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट में रेगुलेट द पोसेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइजन इन एनी लोकल एरिया, कहने का मतलब क्या रखा, ये जो गवर्नमेंट जानती है, देखती है, ठीक है, एक लोकल एरिया में कितनी सी दवाइयाँ हमारे पास कौन सा पॉइजन बिक रहा है। अब पॉइजन ये मत समझना कि खाने के लिए बेचा जाता है, जैसे अभी चूहा मार दवा जिसमें जिंक फॉस्फाइड होता है, ठीक, वो चूहा जैसे खेत पर्पज के लिए, मान लेते हैं आप कोई चीज़ स्टोरेज कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी गल्ला धान गेहूँ स्टोरेज कर रहे हैं तो मूस खा जा रहे हैं, तो उन सबको मारने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें जिंक फॉस्फाइड यानी रेड किलर यानी जिंक फॉस्फाइड दिया जाता। अभी जैसे मान लेते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा अनाज हो चुका तो उसे भी स्टोरेज करना है, तो उसमें भी हम दवाइयाँ मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे पास आता है सेल्फास पाउच के फॉर्म में आता है, ठीक, तो उन सबको बट आदमी के लोग खा लेते हैं, ठीक है, तो इस एक सर्टेन एरिया में कितने तुम्हारे पास पॉइजन बिक रहा है, उस सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। लिखा वेयर पॉइजन इज ए फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द कमेटी, यानी लिखा मर्डर बाय द यूजिंग कैट, यानी पॉइजिंग कैटल, ठीक है, कहने का मतलब यदि आप पॉइजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन एरिया में कि कोई पशु न खा ले, जैसे गाय खा ले, भैंस खा ले, नील गाय खा ले, ठीक, तो ये सबको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होती है, ठीक, और होता भी है। दिस इज ए डन टू रेंडर रिस्ट्रिक्शन ऑन द पोसेस बाय द लोकल सिटीजन, मतलब हर एक पर्सन को क्या कर दी जाती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि भाई इससे, ठीक है, अब देखो दुकान वाले को तो पहले चेतावनी दी जाती है कि भाई आप यदि ये ड्रग्स बेच रहे हैं तो सब कुछ कौन ले जा रहा है, कितने अमाउंट मिले, सब कुछ आप रेगुलेट करके हमें देंगे, ठीक, तो इनकी जिम्मेदारी होती है। पोसेशन फॉर द सेल एंड सेल ऑफ पॉइजन, मतलब कौन कौन से किसको आप दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में यानी लीगलाइज लिखा देयर होल तथा एनी एरिया द लिखा टेरिटरी और द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सेल ऑफ मेंशन पॉइजन, एक लोकल एरिया में कुछ पॉइजन को क्या कर दिया जाता है, बताया गया कि इतनी ये पॉइजन आप इस एरिया में बेच सकते हैं। क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, टू हुज ओनली दे द लाइसेंस में बी इशू, मतलब उसी बंदे को देना है जो लाइसेंस ले रखा, पॉइजन मतलब जहर के बारे में लाइसेंस लिया है वो बेच सकता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्लास ऑफ पर्सन हुआ द, ठीक है, स्पेशली हैं भाई भाग गई लाइट। मैक्सिमम क्वालिटी आप देखो, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक पॉइजन फॉर सेल टू ऑफ द सिंगल पर्सन, ठीक है, मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में जहर बेच रहा तो उससे पूछा जाएगा भाई इतना तू कहाँ बेचा था, तो उसको भी मेंटेन किया जाता। मेंटेन ऑफ सेल रजिस्टर बाय द वेंडर पासिंग सच पॉइजन फॉर द सेल, मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक रजिस्टर, ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारे दुकान पर भैया इतना पॉइजन आया था, ये पॉइजन आया था और इतनी जिम्मेदारी बेची गई है और इतना बेचा गया, ये बेचा ऐसे बेचा गया, सब कुछ कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है।
ऑल द डिटेल मस्ट बी रजिस्टर तथा इंस्पेक्टेड, मतलब आपको रजिस्टर करना है और इंस्पेक्टेड करना है, ठीक है। पॉइजनिंग कंटेन द लेबल ओवर वेसल, तुम्हारे पास पैकेजिंग, मतलब आप जहाँ पॉइजन रखे गए हैं तो आपको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। सब कुछ वेसल मतलब जिस बर्तन में रखे गए उस पर लिखा रहता खतरा, ये पॉइजन, ये सब कुछ लिखने का काम होता है इसी के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास पॉइजन एक्ट शेड्यूल सी और तथा C1 के अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। शेड्यूल सी तथा C1 यानी पेज नंबर आपके सामने कौन सा हो जाएगा, कितना क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, पेज नंबर 25, ठीक है, 25 पे दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास शेड्यूल सी तथा C1 के अंतर्गत है, कौन कौन सी दवाइयाँ आती इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है, दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और स्पेशल प्रोडक्ट किसके अंतर्गत, शेड्यूल सी तथा C1 के अंतर्गत आती है। सी डैश मत समझना, C1 उसे पढ़ा जाता है। अब शेड्यूल सी के अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिफिक प्रोडक्ट हु इम्पोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन इन मैन्युफैक्चर आर गवर्न बाय द स्पेसिफिक पॉइजन यानी प्रोविजन, इसको आप बेच सकते हैं, कौन कौन से, एंड यहाँ लिखा है टॉक्सिन आप शेड्यूल सी के अंतर्गत आता है, एंटीजन शेड्यूल सी के अंतर्गत ज़्यादा आता है, एंटीटॉक्सिन, वैक्सीन, सीरम प्रोटीन, ठीक है, और हार्मोन हो गया, सीरा हो गया, इंसुलिन हो गया, सब कुछ शेड्यूल सी के अंतर्गत आती है, ठीक। अब इसके लिए तुम्हारे पास होलसेलर और रिटेलर के लिए अलग अलग लाइसेंस दी जाती है कि इस कैटेगरी की यदि दवा बेच रहे हैं तो क्या क्या कैसे होता है। टॉक्सिन मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस को कम करता है, एंटीजन जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी एंटीजन होते हैं, एंटीटॉक्सिन वैक्सीन बेचा जाता है, अलग अलग वैक्सीन होते हैं, यानी सीरम प्रोटीन जो तुम्हारे पास अभी तो सीरम आता है जो बालों में लोग लगाते हैं, हार्मोन हो गया, इन सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसका, मेंटेन मतलब इसी के अंतर्गत रखा जाता है। जब लाइसेंस लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा किस शेड्यूल की दवा बेचना चाहते हैं, ये हो जाएगा। शेड्यूल C1 के अंतर्गत कौन कौन चीज़ क्या क्या चीज़ आता है, लिस्ट ऑफ द अदर स्पेशल प्रोडक्ट हु इम्पोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर आर गवर्न यानी लिखा है गवर्न बाय द स्पेसिफिक पॉइजन, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइजन इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब इसमें मोस्टली देखा जाए तो जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जैसे एरगट और एरगट कंटेनिंग प्रिपरेशन पे दिया जाता है, चाहे आप फिश लीवर आयल लिए इसी के अंतर्गत शेड्यूल सी के अंतर्गत आ जाता है, और तुम्हारे पास विटामिन इसी के अंतर्गत आता है। लीवर एक्सट्रैक्टेड मतलब चाहे मछली की लीवर हो चाहे किसी भी लीवर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब लीवर से जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे निकाला जाता है, वो शेड्यूल C1 के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो शेड्यूल C1 के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये हो जाएगी शेड्यूलिंग के बारे में, कौन कौन सी आपके सामने यहाँ पर शेड्यूल सी तथा C1 के बारे में दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट कॉपी पेज नंबर 26, यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल। अब इसके बारे में इधर से हम देखते हैं, पेपर कहाँ चला गया भाई हैं, ठीक है, यहाँ पर दिया गया। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 60 नोट ऑन क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब इधर थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, क्या लिखा क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है। जैसे अभी रिसर्च किसी चीज़ पे कर रहे हैं, चाहे डिजीज पे, चाहे आप मतलब सिंपल सा सीख रहे हैं तो समझ लो क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत आता है। मतलब सिंपल सा क्लिनिकल ट्रायल आर द रिसर्च प्रोडक्ट यानी सर्च प्रोडक्ट या रिसर्च प्रोडक्ट होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। सर्च प्रोजेक्ट इन विच द पार्टिसिपेंट, यह लिखा है वॉलंटियर टू ऐड इन द रिसर्च फॉर द सोल्यूशन ऑफ द पार्टिकुलर, लिखा पार्टिकुलर यानी हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में आता है। कहने का मतलब क्या होगा, हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में सोल्यूशन को यानी उसका एक्चुअल में सोल्यूशन क्या कैसे करेंगे उसके बारे में आपको पार्टिसिपेट करना, बहुत सारी चीज़ इसमें आपको सिखाया जाएगा। उसमें बहुत सारे वॉलंटियर प्रेजेंट रहते हैं। यानी दे आर द क्विकेस्ट मतलब जल्दी, फास्टेस्ट मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन नोबल थेरेपी एंड स्टडी टू द इनहांस हेल्थ। कहने का मतलब जैसे अभी क्लिनिकल ट्रायल आप करके बैठे हैं, इसमें यही चीज़ सिखाया जाएगा को कोई पेशेंट आ गया तो कितना क्विक तथा कितना फास्ट तरीके से एक सही से यानी सही तथा सूटेबल आइडेंटिफिकेशन ड्रग्स यानी थेरेपी दे सकते हैं जिससे पेशेंट टर्न हो जाए, मस्त हो जाए उसको, यानी जिससे आपको क्या कर सकते हैं स्टडी सिखाई जाएगी कि यानी हेल्थ को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, क्लिनिकल ट्रायल आर कैरी आउट इन लिखा है अकॉर्डेंस विथ द स्टडी नोन ऑफ द प्रोटोकॉल। अब उसके क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं कि ये कैटेगरी की दवा इसमें आप नहीं दे सकते हैं, यदि देंगे तो आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें कॉजेज हो जाएंगी, ठीक। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं।
तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं उसी के, बिना परमिशन आप डॉक्टर के परमिशन के कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो आप ही के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो ये प्रोटोकॉल इंट्रोडक्शन हो गया। आउटलाइन, क्या क्या चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेंट इन रिसर्च, मतलब हर एक रिसर्च की अलग अलग पार्टिसिपेंट कर दी जाती है। टाइमिंग ऑफ टेस्ट, प्रोसीजर, कैसे एक्चुअल में काम करना है, टेस्टिंग कैसे करना है, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। सब्सटेंस यूज की, कौन सा थेरेपी में कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती हैं, इसके बताएं। स्टडी ड्यूरेशन, मतलब किसी दवा को कैसे स्टडी करेंगे, उसके टाइमिंग के बारे में बताया जाएगा। जैसे बोला जाएगा कि ये जो आईवी चढ़ा रहे हैं आप इतने मिनट में चढ़ जाना चाहिए, सब कुछ सीक्वेंसली होता है। क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, कितनी क्वांटिटी में उसे आप मेडिसिन दे सकते हैं, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, आपको सिखाना, सिंपल सा न्यू की दवा के बारे में, सेफ्टी हेल्थ के बारे में, दवा के बारे में आपको ट्रायल दिया जाता है। लिखा टू स्टेबलाइजिंग द इफेक्टिवनेस, मतलब इफेक्टिवनेस होना चाहिए, और सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग्स, जितनी न्यू ड्रग्स है वो सेफ्टी के साथ साथ तुम्हारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की यानी इफेक्टिव, मतलब कि नहीं दवाइयाँ लगा दे रहे हैं कुछ इफेक्ट न पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, टू डेवलप ए सेफ मेथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग द ट्रीटमेंट ए, ठीक है, टू द ग्रुप ऑफ पेशेंट, मतलब क्या कर देते हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं तो उन पर कैसे आपको एक्चुअल में वर्क कैसे करना, काम कैसे करना, ये सब क्लिनिकल ट्रायल करा के ही आपको कराया जाएगा। जैसे मान लेते हैं आप थ्योरी किताब का पढ़ लिए, थ्योरी किताब का पढ़ लिए, आपको नॉलेज ही नहीं एक्चुअल में हमें पेशेंट को कैसे डील करना, कैसे क्या करना है, तो वही सब चीज़ें सिखाई जाती क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत। यानी सेफ मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, पेशेंट भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहें। जैसे जल्दीबाजी करेंगे, माने तो इंजेक्शन किसी को लगा रहे हैं, ब्लड अब वहाँ से निकालें शक करके आप ही के अंदर डाल लिए, माने तो उससे कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके अंदर ही घुस जाएगा तो आप भी दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ सेफ्टी वगैरह सिखाई जाती है। ठीक है, कि आपको कभी भी ब्लड कलेक्शन के टाइम आपको अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, ये क्या चीज़ें बोलते हैं, ग्लव्स वगैरह लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ इसी के अंतर्गत सिखाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहाँ चला गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा है जी, 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह दिया है रीपैकेजिंग लाइसेंस के बारे में बताना पड़ेगा। लाइन इथिक्स कॉपी पेज नंबर 1 दिया गया है। ठीक है, इस पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है रीपैकेजिंग लाइसेंस के बारे में। ठीक है, अब रीपैकेजिंग लाइसेंस, अब इधर थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं भाई। ठीक है, रीपैकेजिंग लाइसेंस क्या होता है, रीपैकेजिंग पहले समझिए क्या होता है। जैसे आप कोई मार्केट से कोई चीज़ लेके आए, अब अपने द्वारा पैक करके अपना टैग चिपका के मार्केट में बेच दो तो उसे रीपैकेजिंग बोलते हैं, सिंपल सा बोलते हैं। लिखे हैं इट इज ए प्रोसेस, पहले रीपैकेजिंग समझिए क्या होता है। इट इज ए प्रोसेस इन विच सम वन टेक, ठीक है, वन टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर यूनिट, मतलब जहाँ पर बन रहा वहाँ से डायरेक्ट हम उठा के ले चले आए, और पैक ऑन हिज ब्रांड नेम इन मार्केट द प्रोडक्ट, मतलब अपना खुद का कोई ब्रांड नेम बना लिए हैं और उसे पैकेजिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीपैकेजिंग बोलते हैं। इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसी को रीपैकेजिंग लाइसेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, लिखा दिस टाइप लाइसेंस इज रिक्वायर फॉर द पैकेजिंग रीपैकेजिंग द अदर दैन ड्रग्स, ठीक है, आर स्पेशल यानी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 तथा C, यानी C तथा C1 के अंतर्गत आती है। सिंपल सा क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें रीपैकेजिंग करना है। किसी भी कंपनी में जाएंगे, बोलेंगे हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट देगा, आपको अपने द्वारा क्या कर देंगे, उसकी रीपैकेजिंग मस्त तरीके से की जाएगी, तो फिर मार्केट में बेची जाएगी। तो उसके भी लाइसेंस होती है, जिसको शेड्यूल C तथा C1 के अंतर्गत लाइसेंस दी जाती है। अब क्या क्या कंडीशन है रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी कंडीशन फॉर रीपैकेजिंग, यानी इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। फॉर रीपैकेजिंग ऑपरेशन सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। जैसे मान लेते कि नहीं आपके पास स्पेस वगैरह है ये नहीं, तो आप कंपनी ले बैठे हैं, रीपैकेजिंग का सामान ले बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना है, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। इक्विपमेंट प्रॉपर बढ़िया से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब ये सब प्रोवाइड करेंगे। कैरी आउट अंडर द हाइजेनिक कंडीशन, मतलब हर एक चीज़ को हाइजेनिक तरीके से करेंगे, क्योंकि भैया दवाई है, थोड़ा सा इन अनहाइजेनिक करेंगे तो उस पर दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब हो सकती हैं। कंडीशन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए पर्सन, मतलब ये सब चीज़ काम कि तुम्हारे पास स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, जो भी चीज़ पैकेजिंग हो रही है एक सुपरविजन पर्सन के यानी समकक्ष होना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस हो। ठीक है कि नहीं, कुछ एक्सपीरियंस हो रही है नहीं हो रहा, नेटा वटा ऐसा पोछा था पैकेजिंग करता रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। हु पास इंटरमीडिएट विथ केमिस्ट्री, वो बंदा क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए पास, या उसके साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए, रजिस्टर फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक। और उसके साथ साथ कुछ ना उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1-2 साल 4-5 साल का, ठीक। द लाइसेंस शुड मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड फॉर रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, मतलब कौन सी दवा आप पैक रीपैक किए हैं तो उसका प्रॉपर बैच नंबर, कितनी दवाइयाँ पैक करिए, कहाँ से लाए, हमारे हमारी कंपनी में कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं, ये सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी यहीं पर होती है, ठीक। आप ड्रग्स यानी शुड अलाउ, ठीक है, एन एक्सपेक्ट यानी इंस्पेक्टर ऑफ द चेक देन, मतलब क्या कर देते हैं आपके एरिया में जो डीआई हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर, वो चेक करेंगे, प्रॉपर मैनेज करके देंगे आपको इशू, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, इनके बारे में हम आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है जी, कह दिया है गिव क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द गवर्नमेंट एनालाइट्स, यानी गवर्नमेंट एनालाइट्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एनालाइट क्या होते हैं, गवर्नमेंट एनालाइट एनालिसिस इन द लैब ऑफ ड्रग्स कॉस्मेटिक टेस्ट सैंपल एंड सेंट बाय द ड्रग्स इंस्पेक्टर। कहने का मतलब एनालाइट मतलब एनालिसिस करना, जैसे ये भाई एनालिसिस करेंगे कि अच्छा ये कंपनी का है, ऐसे काम कर रहा है, इतने का है, तो उस तरह से दवा को लैब में टेस्टेड किया जाता है, चाहे वो दवा हो चाहे कोई कॉस्मेटिक आइटम, सैंपलिंग की जाएगी, ड्रग्स इंस्पेक्टर काम करेगा, यदि पास होगा तो काम मार्केट में रहेगा, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एनालाइट शुड बी हैव नो यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इम्पोर्टेड, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई भी नहीं होता इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कराने के लिए। मैन्युफैक्चर सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, इसके लिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, इट शुड बी द ग्रेजुएट इन मेडिसिन, मतलब मेडिसिन में वो ग्रेजुएशन यानी बैचलर कोई डिग्री होनी चाहिए, साइंस में, फार्मेसी यानी फार्मेसी में, या फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उसके साथ साथ 5 साल का उसके पास पूरी तरह से एक्सपीरियंस होगा, तभी वो दवाई का एनालिसिस कर पाएगा, नहीं तो दवाइयाँ का यानी वो क्या एक्सप्लेनेशन मतलब एनालिसिस ही नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लेते हैं, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक, ठीक है, जैसे अभी आपके सामने ये है यूनिमैक्स का पेन, एक्चुअल में ये यूनिमैक्स का पेन है, तो ये देखिए क्वालिटी चेक, यूनिमैक्स क्वालिटी चेक, मतलब इसमें जो भी तुम्हारे पास त्रुटियां थी सब कुछ चेक करके ये मैनेज करके तब ये सील मोहर लगाएगा। अब ये बंदा कौन करेगा, जिसके पास बहुत सारे नॉलेज रहेंगे। तो सर अब ये तो पेन है तो नॉर्मल कोई कर सकता, बट अब ये तो मेडिसिन है, तो उसमें अच्छे तरीके से बंदा मेडिसिन या साइंस या यानी फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वेल डेवलप होना चाहिए, इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और कम से कम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी काम कर पाएंगे। इट शुड बी एसोसिएटेड विद द डिप्लोमा इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री एंड यानी आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन होता डिप्लोमा इन फार्मेसी पास क्या एग्जामिनेशन देंगे कि हमको इसको पास करेंगे तभी आप क्वालिफिकेशन हो पाए। ड्यूटी क्या होगी, द एनालाइज एंड टेस्ट ऑफ द ड्रग्स कॉस्मेटिक सैंपल सेंट बाय द ड्रग्स इंस्पेक्टर, मतलब क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक आदमी के सैंपलिंग करेंगे और उसे लैब में भेजेंगे, टेस्ट किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा सही है कि गलत। दे प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ टेस्ट एनालाइज अकॉर्डिंग टू द रूल, मतलब रूल के अकॉर्डिंग उसको पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि अच्छा पैरासीटामॉल है तो 500 mg है, इसकी बायोबिलिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, सब कुछ हमारे पास वो हम एनालाइज करेंगे और टेस्ट में रिपोर्ट करेंगे। यदि पास होगा, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है तो सही है, नहीं तो गलत बात है। दे इन्वॉल्व, ठीक है, ठीक है, इन एनी रिसर्च वर्कर, ठीक है, इसलिए यानी उसमें एक कोई ना बंदा रिसर्च वर्कर पे इन्वॉल्व होना चाहिए। प्रोवाइड द गवर्नमेंट विथ द टाइमली रिजल्ट ऑफ एनालाइट्स एंड रिसर्च वर्क, मतलब आप यदि रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पूरा अच्छे तरीके से देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उसमें एनालाइट जो किए हैं, रिसर्च किए, उसका रिजल्ट क्या मिला, प्रॉपर हमें टाइम टू टाइम उसे देना पड़ेगा। जो कौन करता है, गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट एनालाइट्स करते हैं, ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया जी, लिखा कब यानी लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1919 के अंतर्गत 10वां नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 3 में दिया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1919 वाला हमें लिखना। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है इसके बारे में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोई 10 बताना था ना, कोई 10 हमने बता दिया आराम से, ठीक है। अब क्या लिख रखा है इसमें ध्यान से सुनिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत जैसे आपको दवा खरीदने जाएं, ठीक है, तो दवा
आप बहुत सारी चीज़ आपके पास अधिकार है, क्या कि दवा भैया हमें दिखाइए, हमें प्राइस बताइए, यदि हम सही लगेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक, दवा यदि मना करता है हम कि नहीं दिखाएंगे तो आप एप्लीकेशन कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो उसमें लिए प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है, लिखा अर्लियर, पहले देखा जाए तो तुम्हारे पास अर्लियर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 में ही आ गया था। कब? 1986 में ही आ गया था। तो सोचो उस समय थोड़ा सा त्रुटियां थी, फिर उसे भी थोड़ा सा रिवाइज किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, फिर न्यू बिल पास किया गया 6 अगस्त 2019 को। लिखा कंसिक्वेंटली ए न्यू बिल फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड 2019 वाज पास बाय द प्रेसिडेंट, मतलब अध्यक्ष के द्वारा कब किया गया था? ठीक है, 6 अगस्त 1919 में दोबारा इसे 2019 में इसे पास किया गया। फिर इसमें क्या किया गया, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस एक्ट वाज द रिसॉल्व वेरियस कंज्यूमर कॉम्प्लिकेशन, मतलब क्या होगा, जो हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले चल रहे थे, ठीक है, इन सबको मेंटेन करने के लिए क्या कर दी, एक एक्ट जारी किया गया कि ये एक्ट अपने आप देखेगा और सब नोटिस भेज दिया जाएगा जितने भी कंपनियां हैं, जो किसी भी कंपनी की हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन लिखा कॉम्प्लिएंट विच, ठीक है, विच वेयर द पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री, मतलब अपने इंडिया के अंतर्गत देखा जाए तो कंट्री में, ठीक, जितने भी तुम्हारे पास ये इस टाइप के हैं वो एक्ट यही संभालेगा। उस एक्ट के अंतर्गत जाएंगे, क्या क्या चीज़ है इसी के अंतर्गत वो देखेंगे। राइट टू कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए क्या सही है। सबसे पहले कंज्यूमर टू सेफ्टी, मतलब कोई भी दवा यदि बेच रहा है तो दवाइयाँ सेफ्टी हैं कि नहीं कंज्यूमर के लिए, ये आप पूछ सकते हैं। राइट टू बी द इन्फॉर्म, मतलब उन्हें क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। राइट टू चूज, आप कोई भी दवाइयाँ चूज कर सकते हैं, जैसे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक ना एक कईयों आप देखते हैं, ठीक है, जो सही लगता है वो लिखते हैं। राइट टू हियर, आपको क्या कर देते हैं, सुनने का पूरा अधिकार है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब क्या करना चाहिए, कंज्यूमर एक्ट के बारे में, उस दवा के बारे में पूरा एजुकेशन आप लेंगे, यदि सही लगेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ हो सकती है। आपकी ड्यूटी क्या है, एक्चुअल में आपका कार्य क्या है। पहले देखेंगे, लिखा है अधेयर टू प्रोडक्ट सेफ्टी लेबल, मतलब सबसे पहले देखेंगे ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं इस पर लेबलिंग है कि नहीं सेफ्टी का, नहीं तो खतरनाक टाइप में रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। लिख रखा यूटिलाइज इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन उस पर लिखा गया तो उस पर एप्लीकेशन डाला गया, यूज किया गया है कि नहीं, ये सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आप कर सकते हैं। टेक बेस्ट डिसीजन, मतलब आप 10 जो आपको सही लगेगा आप डिसीजन सही लेंगे, उसी को खरीद सकते हैं। रिसीव द, तुम्हारे पास कंपेंसेशन, मतलब क्या कर देते हैं, मान लेते हो सही दे नहीं, कंपेंसेशन भी आप लगा सकते हैं, कंपनसेशन भी आप लगा सकते हैं। कहते हैं उस पर अनडंडनी, जैसे दुकान वाले सही से नहीं काम कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको कंपनसेशन भी वो देंगे। ठीक है, यूज़ द प्रोडक्ट इथिकली, मतलब कोई भी प्रोडक्ट दयालुपूर्वक आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पे बारे में, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन था 11 क्वेश्चन था, किसी हम 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप जो नोट लेंगे तो उसमें आपको ये भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। पार्ट ए पार्ट बी पूरी तरह से क्या होगा कंप्लीट हो चुका है। अब इधर जितना भी क्वेश्चन देखा जाए तो ध्यान से आपको सुनाया जाएगा। ठीक है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब पार्ट सी की तरफ हम रुक करते हैं। पार्ट सी कैसे क्या चीज़ हो रहा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर नंबरिंग डालते चलते हैं, यहीं पर आपको बताते चलते हैं। पार्ट ए का नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है जी। अब देखो, आंसर ऑल क्वेश्चन ईच क्वेश्चन द इक्वल कैरी मार्क, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, 1 वर्ड अथवा 1 सेंटेंस में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनते रहिए। क्या लिख रखा, पहला, मेटफॉर्मिन ड्रग्स कम अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, मतलब मेटफॉर्मिन किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है। अभी आपको बता देते हैं, जो भी मेटफॉर्मिन यानी शुगर की दवा ये शेड्यूल एच के अंतर्गत आती हैं, तो शेड्यूल सी तथा C1, शेड्यूल जी या शेड्यूल एच या तुम्हारे पास शेड्यूल सी। तो शेड्यूल एच के अंतर्गत आती है, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी पहले का सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है, दूसरा नंबर लिखा है रिकमेंड टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग द प्रोडक्ट कूल प्लेस, याद रखना कूल प्लेस पे कहेगा तो यानी 8 से लेके 15, कोल्ड प्लेस कहेगा, ठीक है, कोल्ड प्लेस कहेगा तो 0 से लेके 8 0 से लेके 8 तक, यानी 2 से 8 के बीच में होता। तो यहाँ पर कह रखा कूल प्लेस, तो कूल प्लेस 0 से लेके 8, 8 से लेके 15 या 15 से 25 या तुम्हारे पास 25 से एबव होते हैं। तो आपको बता देने 5 से लेके तुम्हारे
लेके तुम्हारे पास कितने होते हैं, ठीक है, 8 से लेके 15 तक होते हैं। तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 8 से लेके 15, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको एक बार देख लेना भाई, ठीक है। चलो हम कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर देते हैं एक्चुअल में, ठीक है। कूल प्लेस ये होगा कि ये होगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए हम शेड्यूल अभी देख लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, शेड्यूल एम डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग, शेड्यूल एम किसके अंतर्गत आती है, शेड्यूल अंतर्गत, शेड्यूल एम के जितने भी तुम्हारे पास जीएमपी प्रोडक्ट होते हैं, यानी गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या दे रखा, जीएमपी आते हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, या तुम्हारे पास लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, या नन ऑफ दी, तो जीएमपी के अंतर्गत आते थे, यानी बी वाला ऑप्शन तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ द एफएसआई, यानी FSAI हो जाएगा। इसका आप कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग दिखाते हैं, ये सबसे हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम दिखा भी देते हैं, चलो जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। आप भरभरा के लिखिए, पहले दे रखा है, इसमें ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे तब कोई, क्योंकि यहाँ पर ये दिया कौन सा फुल फॉर्म सही है, फूड सेफ्टी एंड सैंपल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा फूड ठीक है, यहाँ पर लिखा है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फायर सेफ्टी यानी सैनिटेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये तो दोनों सेम टू सेम है जी, कोई भी आप मार सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका तुम्हारे पास चाहे बी लिखिए चाहे डी, दोनों तुम्हारे पास सही है। तो यानी 5वें नंबर का तुम्हारे पास है, ठीक है। कौन सा मार दें, चाहे बी मार दीजिए चाहे वो डी मार दीजिए, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। 5वां नंबर क्या, ऑप्टिमम डोज थेरेपी डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। आपको बता देते हैं क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत देखा जाए तो जो तुम्हारे पास फेज होते हैं, तुम्हारे पास फेज 1 और फेज 2 होते हैं, बट क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत फेज 2 प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम डोज इस थेरेपी सेकेंड, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फेज, ठीक है, फेज 2, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 6ठा नंबर क्या क्वेश्चन, इधर चलते हैं बाबू। 6ठा नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स रेगुलेट बॉडी इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है, ठीक है, ऐसी कौन सी बॉडी है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे इंडिया के अंतर्गत ड्रग्स को रेगुलेट करने में काम करती है। अभी हम आपको बताए हैं CDSCO यही कंट्रोल करती है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यही कंट्रोल करती है। तो कहीं दिया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, या फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। एमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द PCI, ठीक है, 6 मेंबर इलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो 6 मेंबर हो रहे थे किसके द्वारा से आ रहे थे, UGC के अंतर्गत से आ रहे थे। तो तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो कहीं दिया है UGS के अंतर्गत आ रहे थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 8वां नंबर, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, मतलब जो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कहाँ पर सिचुएटेड है, तो 8वां नंबर वो कहाँ पर है भैया, कोलकाता में है। तुम्हारे पास हो जाएगा कोलकाता इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मतलब भरना ही पड़ेगा, उसमें क्या भरेंगे ऑप्शन में। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ए पर्सन विच द डिपेंड अपॉन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक ड्रग्स इज नोन, मतलब कोई ऐसा बंदा, ठीक है, ऐसा बंदा जो तुम्हारे पास क्या कर रहा है बाबू, ठीक है, नार्कोटिक तथा साइकोटिक ड्रग्स पर निर्भर हो चुका, तो उसके क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे एडिक्ट, यानी उन्हें क्या हो लग गया, लत लग गई है, ठीक है। इससे अब हम इतने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से तो जानकार हमारे हिंदी मीडियम वाले थे। अब तुम सोचो 5 या 6 वो लाइव थे, बट धड़ आंसर बता रहे थे। आप इतने लोग लाइव में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बताइए, ऐसे लोग पढ़े, ठीक है, क्या पढ़ने से फायदा भाई, ठीक है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए दोबारा, ए पर्सन विच द डिपेंड ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक ड्रग्स इज नोन है, जिससे क्या बोला जाएगा, ठीक है, यानी साइकोटिक पेशेंट बोला जाएगा, या तुम्हारे पास एडिक्ट बोला जाएगा, उन्हें लत लग चुकी है। 10वां नंबर क्वेश्चन, कुछ तो रिस्पॉन्स कर दीजिए भाई, एक आध क्वेश्चन का आंसर। फिर क्या दे रखा है, 10वां नंबर, शेड्यूल जी तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, शेड्यूल जी ऐसी ड्रग्स होती है जो OTC मेडिसिन के अंतर्गत दी जाती हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज, ठीक है, इट इज ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स, इट इज ए लिस्ट ऑफ ड्रग्स डैट कैन, ठीक है, डैट कैन बी सोल्ड, ठीक, सोल्ड विदाउट,
ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, ठीक है, बिना प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर के भी आप भेज सकते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर, ठीक है, जिसे हम OTC मेडिसिन बोलते हैं, इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप भेज सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सुनिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा बाबू, ठीक है क्या दे रखा, फॉर्म नंबर इज यूज अप्लाई द लाइसेंस रिटेलर शॉप C तथा C1, मतलब कोई रिटेलर शॉप यदि लाइसेंस लेना चाह रहा है किसका, रिटेल सेल का, कुछ यानी शेड्यूल C तथा C1 के लिए, तो किस फॉर्म का भरेगा, तो फॉर्म नंबर 21 भरेगा। क्या होगा, फॉर्म नंबर उसके लिए क्या चाहिए बाबू, 21 चाहिए, फॉर्म नंबर 21 चाहिए। फॉर्म नंबर 21 यदि B रहेगा तो होल सेल के लिए रहेगा, रिटेल का है तो फॉर्म नंबर 21 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, लिख रखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स क्लेमिंग क्योर ऑफ कैंसर, ऐसी दवाएं जो कैंसर के क्यूर की जाती है उसे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी कैंसर बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक, ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोला जाता है या ड्रग्स बोल देते हैं, ठीक है, या आप नहीं लिखना चाहते हैं तो एंटी कैंसर ड्रग्स आप लिख सकते हैं, एंटी कैंसर आप ड्रग्स लिख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, इनके बारे में आते हैं। 13 नंबर क्या पूछा, फार्मेसी एक्ट वाज द लिखा है इम्प्लीमेंट इन द ईयर, फार्मेसी एक्ट किस ईयर में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये तुम्हारे पास 4 मार्च को, ठीक है, 4 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है जी, ठीक है, कह दिया फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, यानी 14 नंबर ब्लड बैंक का काम करना क्या होता है, ये ब्लड को कलेक्शन करते हैं, जब जरूरत रहती है ट्रांसफ्यूजन की तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड को ये क्या करेंगे, ठीक है, कलेक्शन करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, कह दिया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास इन ईयर, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में हुआ था, कब, यानी देखा जाए तो 23 दिसंबर 2005 को, ठीक है, हुआ था। 16 नंबर क्या दे रखा है अब तो भाई कुछ बोलिए, चलिए, कह दिया CPS, ठीक है, CSE का फुल नेम आप लिखिए, इसको कमेंट बॉक्स में CPSCSEA का फुल नेम आप लिख के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, जितने लोग लाइव हैं इतने लोग तो कम से कम मेरे भाई देखते हैं कितने लोग लिख के दिखाते हैं, नेट से सर्च करिए, चलिए इसको तो आप लिख के देखिए, 1 मिनट का आपको वेट देते हैं, चलिए देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो इसको आपको इसका फुल नेम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए भंड से लिखिए बाबू, चलिए लिखो तो मेरे भाई, ठीक है, कम से कम एक आध तो आंसर रिस्पॉन्स कर दीजिए भाई, ठीक है। ऐसा तो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप केवल सुनते जाएंगे, ठीक है। बढ़िए बाबू, CPSSEA का फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। कितने लोग ऐसे हैं, यस आर नो, चलो भाई चलो तुम बताओ यस आर नो आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना में, यस आर नो में तो जवाब देख ही सकते हो बाबू, ठीक है। चलो बोलो, देखें कितने लोग हैं, दे सकते हैं, ठीक। बोलिए इसका फुल नेम आ रहा है कि नहीं, यस आर नो में, चलो हम नहीं बोलते हैं कितना बड़ा, तो टाइप करिए यस आर नो में, बताइए आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, इसका फुल नेम आपको बताना पड़ेगा। CPS, ठीक है, CPCSEA का फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा। देखिए ये आपको यहाँ पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको तो बताइए हाँ या ना, यस आर नो में जवाब दीजिए, ठीक है। बताइए यार, कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए, आ रहा है कि नहीं, इसका फुल नेम आपको बताना। यार इतना गधा वाला कहा तो हम बचने मर दे जा क्या बता रहे, कुछ नहीं रिस्पॉन्स करे, बताइए आप, इतने लोग लाइव हैं, एक भी पर्सन बंदा इसका फुल नेम हाँ या ना में नहीं बता पाया, सर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एटलीस्ट 1 मिनट तक हम रिस्पॉन्स किए थे कि 1 मिनट के अंदर बताइए यस आर नो, इतना तो बता सकते इसका फुल नेम क्या होगा, फुल नेम ऑफ द ठीक है, CPCSEA का फुल नेम आप बताइए क्या हो रहा है, ठीक है। यस आर नो, आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, आ रहा है कि नहीं। चलो भाई तुम सब गधा बड़ा एकदम से, ठीक है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते, 15 नंबर, 16 नंबर नहीं, 15 से 16 से 17 आएगा जी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया मेथड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बायो मेडिकल वेस्टेज, कौन कौन से ऐसे मेथड रहते हैं जो बायोलॉजिकल, ठीक है, जो भी वेस्टेज हमारे हॉस्पिटल में उससे निकलते हैं, उससे फेंका नहीं जाता, उसके लिए आपके में एक बस आता है, गाड़ी आती है जिसे MPPCC लिखा होगा, MPCC लिखा रहता है, तो उस वेस्टेज को कैसे वो मैनेज करता है, तो सबसे पहले डीप बोरिंग की जाती है, मतलब डीप बोरिंग मतलब बहुत नीचे उसे अंदर डालना पड़ता है, डीप बोरिंग की जाती है, उसके अनुसार कर सकते हैं। एंड देखा जाए तो एंसीरेशन किया जाता है, ठीक है, एंसीरेशन मतलब उसे गलाने के लिए कोई ना कोई चीज़ प्रयोग की जाती है। 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है,
मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी यानी फार्मासिस्ट इज। अब ये तो भाई क्वेश्चन बताइए, ठीक है, इसका तो अरे कसम ऐसे है नहीं, ठीक है, इसका बता दीजिए भाई, इसका तो कम से कम बता दीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इज कितना होना चाहिए। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, दोबारा क्वेश्चन बोल रहे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। आप यदि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई तो बता दीजिए, रिस्पांस कीजिए, ठीक है, कोई नहीं है, गजब बेइज्जती वाले इंसान हैं। हे प्रभु, ये दुनिया का हुई हुई मर्दी, ठीक है, जो इतना सटीक क्वेश्चन नहीं बता पा रहे। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज, रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के लिए तुम्हारे पास क्या चीज़ चाहिए। चलिए भाई, यहाँ लिखा ताड़ी तो हम पहचाने हमसे गधा है बड़ा। डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इससे अच्छा तो फर्स्ट ईयर वाला हो तो धक्का धक बताते हैं। बायोइथिक्स क्या होता है, ठीक है, बायोइथिक्स क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको डिफिनेशन लिख देना है। 19 नंबर बायोइथिक्स क्या होता है, आपको यहाँ डिफिनेशन हम, ठीक है, जब दिया जाएगा तो आपको ले लिया जाएगा। 20 नंबर को क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, DTAB का फुल नेम बताना पड़ेगा, DTAB का फुल नेम बताना पड़ेगा। DTAB का मतलब क्या होगा, डी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ड्रग्स हो जाएगा, और ए से तुम्हारे टी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा, टी से टेक्निकल, ए से तुम्हारे पास एडवाइजरी, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एडवाइजरी बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड होता है। तो ये आपके सामने इसका डिफिनेशन हम लिख देंगे, इसका फुल नेम आप नहीं, आप गधे इंसान है तो ये हो जाएगा, ठीक है, इतना बताइए, गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तरह से देखा जाए तो हमारे पास जो तुम्हारे पास पेपर सोल्यूशन था लॉ एंड एथिक्स का इंग्लिश मीडियम का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका। यदि आपके पास कोई क्वेरी है, मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, आपके सामने 1 मिनट रखा जाता है, 1 मिनट के अंदर यदि रिस्पॉन्स देंगे, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए, ठीक है, कौन सा कैसे क्या, सब कुछ आप क्वेरी पूछ सकते हैं। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये भी बताना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, ठीक, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है, कि हम सर एग्जाम में किस भाषा में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कोई यदि क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है या ना, यस और नो बताइए भाई, कोई डाउट है, ठीक है। इसमें हमने पेपर सोल्यूशन 2024 का लॉ एंड एथिक्स का पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन यानी क्वेरी आपके सामने है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए सर से आप बोलिए, कुछ है, ठीक, नहीं। वास्तव में आज का लेक्चर देखा जाए तो 1 घंटा 46 मिनट के अंतर्गत, इतने साल से एटलीस्ट 3 साल से पढ़ा रहे हैं। सबसे गधा ये तुम्हारे पास जो देखा है वो सब है, ठीक है, सबसे गधा। एक भी क्वेश्चन का सही से कुछ भी यस और नो में हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं दिए भाई। ऐसे लोग, ऐसे आदमी को सलूट है। चलिए, लेक्चर को बंद किया जाता है अथवा ख़त्म किया जाता है, ठीक, कोई भी क्वेरी रहे, ठीक, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। यदि आपका इसका नोट चाहिए तो इसकी प्राइस केवल और केवल कितनी, 25 रुपीज़ रखी गई है। आप में डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा तो आपको वहां से कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं। चलिए, आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड